हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है एंड मैं दिखाई दे रही हूँ? इफ यस तो बता दो, इसको टर्न करके जूम करना है चैट्स। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? ऑडिबल, विजिबल, ऑल क्लियर वाला क्लियर है? जल्दी से बता दो भाई चैट बॉक्स में। आवाज आ रही है? दिखाई दे रही हूँ? अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है? अभी बता दो जल्दी से प्लीज। सारा काम दुनिया का मुझे ही क्यों करना पड़ता है? नाउ ऑडिबल, नाउ ऑडिबल बता दो। नो वॉइस। नाउ ऑडिबल, अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है? ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो हेलो एवरीबॉडी, वापस से बोल देती हूँ मैं, एक बार रीटेक कर लेती हूँ इसका। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन। ठीक है, अभी सही है ना? चलो परफेक्ट टेक हो गया ये वाला। अच्छा, तो हम भाई 10 लेक्चर्स करके आ गए। ऐसे कोई आम इंसान तो हम है ही नहीं भाई। साइंस लेते टाइम ही हम अलग हो गए थे लोगों से। हम नीची नजरों से देखते थे लोगों को। जिस दिन साइंस ली थी उसी दिन मैम हम अपने आप को अलग समझ बैठे थे, है ना? तो आई होप सो 10 लेक्चर्स जो कराए हैं समझ में आ गए होंगे। साथ ही साथ मैंने आपको क्वेश्चंस भी शेयर कर दिए, उसे सॉल्व जरूर करना, ट्राई जरूर करना। ठीक है, ठीक है, ट्राई जरूर करना। एंड उसके बाद अगर कोई डाउट है तो बताना, आई विल बी सॉल्विंग इट इन द सेशन ओनली। ठीक है, चलो ठीक है। तो आज क्या हम करने वाले हैं? आज हम अपना स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर विच इज पीरियोडिक टेबल। बेसिकली पूरे चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसको क्लास 10th में नहीं पढ़ के आए होते, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को हटा दिया गया था। कई स्टूडेंट्स अगर डिफरेंट बोर्ड्स के होंगे तो उन्होंने पढ़ा भी होगा इसको, है ना? है ना? तो अगर पढ़ा है वेरी गुड, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, मैम आपको समझा देंगे पूरी चीजें। इसके लगभग हम करेंगे 5 to 6 लेक्चर्स। 4 वो जाएंगे, 2 ये 6 चैप्टर, 6 लेक्चर्स आप मान के चलो। 6 लेक्चर्स आपका ये चैप्टर लेगा। 6 लेक्चर्स में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, 6 to मतलब एक डाउट सेशन भी जोड़ सकते हो। 6 to 7 लेक्चर्स में विल बी एंडिंग दिस सेशन, दिस चैप्टर। ठीक है, ठीक है। और किसी की फर्स्ट क्लास है जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, तो दैट इज ग्रेट टू स्टार्ट, है ना? गुड टू स्टार्ट विद। नया चैप्टर है तो ऑफ कोर्स, लेकिन बेटा बैकलॉग्स कवर कर लेना वरना दिक्कत आ जाएगी। दोनों चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट थे पहले वाले। ठीक है, चलो भाई, तो करते हैं स्टार्ट इस ब्यूटीफुल से चैप्टर को। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। मन से पढ़ना, हर चीज आपको समझ में आएगी जरूर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाए। डबल वॉइस आ रही है? एक बार रिफ्रेश करके देख लो बेटा, मेरे ख्याल से वॉइस इशू अभी नहीं होना चाहिए। सो यस, अगर आ रही है तो एक बार रिफ्रेश करके देख लीजिए आप लोग। चलो भाई, अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 3 का फर्स्ट लेक्चर। सबसे पहले बात ये है मैम कि ये चैप्टर क्यों है। अब ये तो मैम सिर्फ इसके लिए नहीं मैम, ये ना आप हर चैप्टर में समझ लो। हमारा हर चैप्टर में क्वेश्चन है कि ये क्यों है। ठीक है, वैसे हर चैप्टर का तो जवाब नहीं है, बट इसका जवाब है। क्वेश्चन ये आता है कि मैम पीरियोडिक टेबल हम जानते हैं, मतलब इस चैप्टर में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल हम सभी ने देखी है, ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने नहीं देखी होगी, है ना? कितने भी बचपन की क्लास में चले जाओ, पीरियोडिक टेबल तो दिखाई जाती है केमिस्ट्री में, है ना? यस मैम। तो पीरियोडिक टेबल तो हम जानते हैं मैम, पर पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स रखे हैं उन एलिमेंट्स को मतलब ये जरूरत क्यों पड़ी क्लासिफाई करने की? जो पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन किया क्यों एलिमेंट का? क्या जरूरत थी, है ना? क्या जरूरत है? तो तुम ये नोकिया वाले भैया की तरह ऐसे खड़े होकर पूछ रहे होगे कि क्या जरूरत थी इस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को करने की, है ना? तो चलो कुछ क्वेश्चन का आंसर देना पहले मुझे। अगर आपका बैग मैं चेक करूं, देखो मुझे नहीं पता तुम कैसे स्टूडेंट हो, है ना? शायद मुझे पता है कि जैसा मैं बताने वाली हूं तुम वैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट पीरियड में कौन सा पीरियड होता है, फिर सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फिर वैसे हम अब तो तुम लोग बिगड़ चुके होगे तो मुझे नहीं पता क्या करते हो, है ना? बट जनरली ऐसा करते थे ना, फर्स्ट पीरियड में ये, सेकंड पीरियड में, फिर बुक्स कॉपीज आगे रखते थे, फिर बुक्स पीछे रखते थे। ऐसा कभी किया है?
हाँ, कभी अच्छी हरकतें करी हैं या हमेशा फालतू की हरकतों में आगे रहे हो तुम लोग? हाँ, अरेंज करके रखी है कभी कॉपीज, चलो वो भी हटा लो। फिजिक्स की कॉपी अलग, मैथ्स की कॉपी अलग, बायो की कॉपी अलग, केमिस्ट्री की कॉपी अलग, चलो वो भी हटा लो। फिजिक्स एक सब्जेक्ट अलग है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट अलग है, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट अलग है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट अलग है। क्या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्यों क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम इन चीजों का? ताकि हम इन सब के बीच की सिमिलैरिटीज भी जान पाए और इन सब में जो यू कैन से डिसिमिलर है यानी डिफरेंट है वो भी जान पाए। और एग्जांपल समझाओ मैम। देखो ये चैप्टर ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर जो होता है ना बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, मजे में समझने होते हैं, वो लर्निंग वाले भी होते हैं, है ना कहीं ऑफ कोर्स थ्योरेटिकल ज्यादा होते हैं, न्यूमेरिकल नहीं होते ज्यादा। तो ऐसे चैप्टर को बहुत मजे से समझना होता है। बहुत सारे बच्चे यस लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नो भी लिख रहे हैं। नो वाले बच्चों मेरी तरह हो तुम ठीक है, इधर पे आ जाओ, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम मॉल चलते हैं। चलो हम मॉल गए। अब मॉल में क्या होता है, मैंने बोला यार मुझे ना भूख लगी, कुछ खाना है। तो हम क्या मतलब मुझे कुछ भूख लगी है, मुझे कुछ खाने का मन है, भूखी मैम है तुम्हारी। अब क्या मैं ऐसे मैक्स चली जाऊंगी? मैक्स मैं पैंटालून्स चली जाती हूँ, पैंटालून्स में खाना मिल जाएगा? नहीं मैम, फूड कॉर्नर में जाओ ना, फूड कोर्ट में जाओ, ऊपर 4th फ्लोर पे है, ऐसे बोलते हैं ना जनरली। अच्छा ठीक है, मुझे ना शॉपिंग करने का मन हो गया, मैं गई। अरे यार ये तो जेंट्स वाला फ्लोर है, लेडीज वाला शॉप कहाँ है इस पे? तो लेडीज वाला फ्लोर नीचे। मतलब आप समझ रहे हो, हर चीज को क्लासिफिकेशन करके क्यों रखा जा रहा है? घर पे चलते हैं, मैं तुम्हारे घर आ गई। अब तुम्हारे घर पे आई तो पहले एक हॉल पड़ गया सपोज, है ना। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद किचन। अब किचन में तो सोफा नहीं रखा हुआ है, सोफा तो हॉल में रखा हुआ है। ठीक है, मैं आगे बढ़ी, मैं तुम्हारे स्टडी रूम में गई। मैंने कहा बेटा तुम तो टॉपर हो, टॉप अप की हो, तो मैम आई है तुम्हारे घर पे, चलो तुम्हारा स्टडी रूम देखते हैं। अब स्टडी रूम में आप टूथपेस्ट तो नहीं रखे होगे, है ना। गाजर, मूली, लौकी, टमाटर, आलू ये तो नहीं रखे होगे, है ना। सिंपल सी बात है मैम, है ना। और वहाँ पे और क्या हो सकता है, सजने संवरने के लिए अलग अलग मेकअप प्रोडक्ट्स तो नहीं रखे होगे, है ना। तो मतलब हर चीज को, जिंदगी में हम जितनी भी चीजों को देख रहे हैं वो सब क्लासिफाइड है। एसी वाली दुकान में जा रहे हैं तो एसी ही मिल रहा है, वहां टूथपेस्ट या टूथब्रश नहीं मिल रहा है। किराने की शॉप में जा रहे हैं तो वहां पे हमें बेडशीट नहीं मिल रही है, वहां पे हमको कोई डिफरेंट चीजें और नहीं मिल रही है, वहां पे हमें कपड़े नहीं मिल रहे, वहां किराने की शॉप है। हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, हम कपड़े देखने जा रहे हैं तो वहां पे हमें खाना नहीं मिल रहा है ना। विशाल मेगा मार्ट में गार्ड की नौकरी निकली है तो वो गार्ड है ना, समझ रहे हो। विशाल मेगा मार्ट में गार्ड की जॉब हमें क्लियर करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गार्ड का ही वाला एग्जाम देना पड़ेगा ना। हमें वहाँ पे जाके यूपीएससी वाला प्रिपरेशन नहीं करनी होती है। कुछ लोगों को लगता है करनी पड़ रही है, नहीं करनी पड़ती है ना, वो नहीं होता है। तो इन शॉर्ट मैम ने आपको जितने भी एग्जाम्पल्स बताए या जो भी चीज़ें मैम ने आपको बताई, उन सबसे एक चीज़ समझ में आ रही है कि हमारी लाइफ में हम हर चीज़ को क्लासिफाई करके रखते हैं। हर एक चीज को क्लासिफाई यानी कि हर एक चीज की अपनी जगह है और वो वहीं पे रखा हुआ है। और इसी तरीके से हम उन्हें बाइफरकेट करते हैं। किचन में खाने का ही सामान मिलेगा, है ना। स्टडी रूम में स्टडी से रिलेटेड चीजें मिलेगी, ड्राइंग रूम में या बोल लो हॉल में हॉल वाली चीजें, सोफा वगैरह पड़ा हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हर चीज को क्लासिफाई किया है। तो मैम हम ऐसे तो नहीं लिख सकते एग्जाम में ये सारे एग्जाम्पल्स जो आपने बताए, तो इससे रिलेशन क्या है? सिमिलरली बेटा साइंटिस्ट देख रहे थे, जैसे स्टार्टिंग में 32 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। अब 32 एलिमेंट्स हैं, बट वो एलिमेंट्स में किसमें सिमिलैरिटी है, किसमें क्या डिसिमिलैरिटी है ना। तो हम एक सिस्टमैटिक स्टडी नहीं कर पा रहे थे। हम यहाँ पे एक सिस्टमैटिक स्टडी नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं, है ना। सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब समझते हो, मतलब सिस्टम के हिसाब से, मतलब किस एलिमेंट के बारे में हमें क्या जानना है। हर एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टी है, हर एलिमेंट अपनी तरह कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है। वो एलिमेंट किसी और से सिमिलर भी दिख रहा है, किसी और से डिसिमिलर यानी कि डिफरेंट भी दिख रहा है। तो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे स्टडी, अगर हम क्लासीफाई नहीं करते एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट को भी रखने की कहीं जगह चाहिए। रखने की जगह का मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर से मैंने सोडियम उठाया और एक जगह रख दिया, नहीं। स्टडी करने के लिए कि जब मैं उसको पढ़ रही हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि सोडियम की प्रॉपर्टी किसकी तरह मैच कर रही है। यानी कि मान लो स्टार्टिंग में 32 एलिमेंट्स है, तो 32 में कौन सा एलिमेंट किससे मिल रहा है, किससे डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, और अगर मिल रहा है तो उससे क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंट है। तो एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है यहाँ पे। नंबर 2 बेटा, हम प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मान लो 32 की अभी हम बात कर रहे हैं, फिर 63 एलिमेंट्स आए, फिर समथिंग एलिमेंट्स आ गए, है ना। तो अब मान लो कि यार 2 एलिमेंट्स के बीच की प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है,
अब तीसरे एलिमेंट की उसकी तरह होगी या नहीं, हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि 32 एलिमेंट हमारे दिमाग में तो है, ये 32, सपोज आई एम अ साइंटिस्ट है ना, अब मेरे दिमाग में तो 32 एलिमेंट है, बट किससे क्या मिलता जुलता है। अच्छा, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल समझना, मैंने बोला कहीं पे ना सोडियम यूज करना है, या ऐसा मान लो एक्स एलिमेंट यूज करना है, एक्स एलिमेंट, सोडियम मत मानो, एक्स एलिमेंट यूज करना है, बट इट इज वेरी कॉस्टली, बहुत 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 महंगा आ रहा है। क्या उसका कोई सप्लीमेंट, उसका कोई दूसरा एलिमेंट हो सकता है जो उसकी तरह बिहेव करे? अब ये तो प्रिडिक्ट हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे दिमाग में 32 एलिमेंट तो है। अब क्या हर इंसान के दिमाग में वो 32 एलिमेंट होगा और उसकी तरह कौन मिलता जुलता है ये होगा? तो अगर मुझे पता चल जाए इससे मिलता जुलता कोई सिमिलर एलिमेंट जो थोड़ा सस्ता आ जाए, बजट फ्रेंडली हो जाए, तो मैं उस एलिमेंट को यूज कर सकती हूँ, है ना। आप कोई और एग्जांपल समझ सकते हो कि इसकी प्रॉपर्टी जिसमें मुझे यूज करना है, ये प्रॉपर्टी मैच तो कर रहा है बट 100% मैच नहीं कर रही इसकी प्रॉपर्टी, तो इससे मिलता जुलता कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी 100% मैच कर सकती है मेरा जो भी काम है उसमें, है ना। तो इस तरीके से प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो ये नहीं हो सकता अगर हम क्लासिफाई नहीं करेंगे एलिमेंट्स को। तो प्रिडिक्टिंग प्रॉपर्टीज, हम प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किसकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से आ रही है। जैसे अगर आप अभी के टाइम पे, तो मुझे पता है एलिमेंट्स आ चुके हैं ना, तो मैंने सोडियम को देख लिया, पोटेशियम को देख लिया, फिर मुझे पता है लिथियम भी उसके जैसा ही है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, जैसे मैंने आपको बताया है ना, आप तो बहुत से रिलेशनशिप समझते हो, आप तो बहुत ही ज्यादा, सारे ये रिलेशनशिप तुम लोग को दुनिया के पता है। तुम्हें तो दुनिया के ऐसा कोई, तुम्हें अपना छोड़ के सबका रिलेशनशिप पता है ना। तुम्हें अपना रिलेशन बस नहीं पता है, बाकी हर एक दुनिया में हर एक का रिलेशन तुम पता रखते हो। क्या तुम वही हो? वही हो ना तुम? वही हो? सच सच बता दो, वही हो ना तुम? अपना छोड़ के हर एक का रिलेशनशिप पता करने में लगे हो। अपने में वर्क करो बेटा। इधर आते हैं, तो रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। एज आई सेड, किसकी सिमिलैरिटी किससे, किसका डिससिमिलैरिटी किससे, तो वो रिलेशनशिप हेल्प करेगा, ठीक है, समझने में। फैसिलिटेटिंग रिसर्च एंड डिस्कवरी, एज आई सेड, है ना। अब हमें कोई रिसर्च करनी है, हमें कोई डिस्कवरी करनी है, किस तरीके के एलिमेंट है, किस तरीके के एलिमेंट की डिस्कवरी जो हो गई, मान लो वो किससे मैच कर रही है, कहाँ पे उसको उसके साथ रखे, है ना। कैसे लोगों को बताए कि अगर तुम्हें ये एलिमेंट लेना है तो इसकी जगह एक ये एलिमेंट भी आप यूज कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हम यूज कह रहे पानू विद तापुर मैम, रहने दो, रहने, तुम मैं बोल रही तुम सबकी रिलेशनशिप पता करो ना, ये वाला छोड़ दो रिलेशन बेटा, ये रिलेशनशिप हटा दो। ये रिलेशनशिप बहुत गहरा है, बहुत प्योर है, बताऊंगी तुमको, ठीक है। चलो, कंपेयरिंग प्रॉपर्टीज, फिर हम किसी की प्रॉपर्टीज कंपेयर भी कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं ताकि हम इसमें ये सारी चीजें पता कर पाए। क्या हो गया भाई, इसमें सी करके आवाज आ रही है, बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं होने वाला है? बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं होने वाला है? चलो ठीक है, नहीं होने वाला होगा, 4 पल की जिंदगी, क्या ही कर सकता है अगर हो भी गया तो। चलो ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं एंड हम उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहली स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी और सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना, है ना, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन के लिए डिफरेंट, देखो तुम्हें 2 घंटे से ये पीपीटी बना रही हूं मैं, 2 घंटे से। तुम भले ही तारीफ मत करना पीपीटी की, लेकिन अगर तुमने बुराई कर दी, अगर इनकेस बुराई कर दी, कंप्यूटर तोड़ दूंगी जो मेरे सामने रखा हुआ है, मैं तोड़ दूंगी। तो तुम बुराई मत करना, तुम भले ही तारीफ मत कर लो लेकिन बुराई नहीं। इस तरीके से मतलब बेसिकली हम तारीफ करवा सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंट साइंटिस्ट है, जैसे कि आप लेवोशियर क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, आप डॉबरिनियर क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, आप न्यूलैंड क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, आप लोथरमियर क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, मेंडलीव क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, मोजले क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन। मतलब बेटा स्टार्टिंग में जब 32 एलिमेंट्स थे तो अलग अलग साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने अपना अपना तरीका बताया, इस तरीके से एलिमेंट्स को रखो, उस तरीके से एलिमेंट्स को रखो, है ना। तो ये सारी बेसिकली चीजें वो बता रहे थे। नहीं हूँ तो बेटा इंडिया में ही, बट आ जाते हैं लोग इंडिया में भी बॉम्ब ब्लास्ट करने, तो आजकल भरोसा नहीं कर सकते ना किसी भी चीज़ में। यहाँ पे आ जाओ। तो लेवोशियस क्लासिफिकेशन हुआ सबसे पहले किसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैम लेवोशियर क्लासिफिकेशन। मैं एंड में ना 5 MCQ क्वेश्चन पूछूंगी, 5 MCQ क्वेश्चन भी पूछूंगी। करेक्ट आंसर मिलेगा तो हो सकता है कुछ हो सके, आज हो सकता है, जो चांसेस हो सकते हैं किसी भी चीज़ के, है ना। तो इधर आ जाओ, ठीक है मैम। तो लेवोशियर ने क्लासिफिकेशन किया। अब लेवोशियर के टाइम पे ज्यादा एलिमेंट्स तो डिस्कवर ही नहीं हुए थे, नियरली अराउंड 32 के आसपास एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। तो लेवोशियर ने बड़ा बेसिक सा क्लासिफिकेशन कर दिया। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि क्लासिफिकेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करेंगे, 2 टाइप के क्लासिफिकेशन कर दो भाई। एक तरफ तुम सारे मेटल उठा के रख दो, दूसरी तरफ तुम सारे नॉन मेटल्स उठा के रख दो।
तो सिर्फ क्लासिफिकेशन में ये किया गया कि एक तरफ हमने सारे मेटल्स को रख दिया, दूसरे साइड मैंने सारे नॉन मेटल्स को रख दिया। ये लेवोशियर का क्लासिफिकेशन था। ये क्लासिफिकेशन एज सच बहुत सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं रहा, है ना, कई सारे ड्रॉबैक्स आ गए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये क्लासिफिकेशन लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि किसी काम का नहीं था या क्यों दिया, क्योंकि उस टाइम पे क्लासिफिकेशन की बात चल रही थी जिस टाइम पे इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया एलिमेंट्स का। इन्होंने क्या बोला क्लासिफिकेशन में, इन्होंने बोला भाई 2 एरो बना दो, एक में मेटल्स रख दो सारे उठा के और दूसरे में सारे के सारे नॉन मेटल्स रख दो। ये था लेवोशियर का क्लासिफिकेशन। क्या बोला मैम ने? लेवोशियर क्लासिफिकेशन, अ फाउंडेशनल स्टेप इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, इन्वॉल्व ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स इनटू 2 प्राइमरी कैटेगरीज। 2 कैटेगरी रखी, एक मेटल की कैटेगरी, एक नॉन मेटल की कैटेगरी। एक मेटल की कैटेगरी, एक नॉन मेटल। मैम अब तो दोस्त की भी सेटिंग हो गई है, जिंदगी में बहुत अकेला हूं। कौन कह रहा है ये? क्या बात है बेटा? दोस्त की भी सेटिंग हो गई, जिंदगी में अकेला हूं। गुड। ऐसे काम क्यों करते हो कि तुम्हारी सेटिंग हो नहीं पा रही है? तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम समझ रहे हो? तुम्हारे काम ही ऐसे हैं, तुम कोई हो ही नहीं पा रहा सेट। करे तो क्या, तुम पहले सेट हो जाओ। तुम सेट हो जाओगे, तुम्हारी सेटिंग इजीली हो जाएगी। पहले तुम्हें सेट होना पड़ेगा। सेट होने के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छे से पढ़ाई कर लो, फिर दोस्त ये बात जाके किसी और को कहेगा कि भाई उसकी भी सेटिंग हो गई और मेरी सेटिंग जो थी वो टूट गई। समझ रहे हो? तुम पढ़ाई पे ध्यान दे लो बस पहले। चलो, तो इन्होंने 2 टाइप का क्लासिफिकेशन, मतलब बेसिकली 2 कैटेगरी बना दी। बोला एक तरफ सारे मेटल उठा के रख दो, एक तरफ सारे नॉन मेटल। एज आई सेड 32 के आसपास अराउंड मेटल्स डिस्कवर हुए, एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऐसा बहुत गलत भी नहीं बोल सकते क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा एलिमेंट्स ही नहीं थे, चल सकता था क्लासिफिकेशन। अच्छा, 1789 के आसपास की बात है। इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, यानी कि देखो 2 टाइप की क्लासिफिकेशन किया 2 कैटेगरी में, यानी कि मेटल और नॉन मेटल। तो इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब उन्होंने क्या देखा होगा? उन्होंने मैल्येबिलिटी देख ली होगी, डक्टिलिटी देख ली होगी, हार्डनेस देख ली होगी मेटल की, शाइनीनेस देख ली होगी। डिफरेंट मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी उन्हें दिख रही थी। तो ऊपर का क्लासिफिकेशन की तरीके से उन्होंने किया। इन्होंने बोला चमकता हुआ मेटल है, ये तो चमकता हुआ एलिमेंट है, मेटल की प्रॉपर्टी का है, मेटल में रख दिया उठा के, है ना। या फिर ये मैलिएबल है, मैलिएबल तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मेटल में उठा के रख दिया। या फिर मैलिएबल मतलब समझते हो, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, पतली शीट्स में बीट कर लो। या फिर अरे यार ये तो एलिमेंट डक्टाइल सा है, डक्टाइल मतलब वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, उठा के मेटल की तरफ रख दो। या फिर डक्टाइल नहीं है, नॉन मेटल की तरह रख दो। तो इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल ही नहीं गए अभी ये, फिजिकल ऊपर की प्रॉपर्टीज जो होती हैं उन्हें देख के इन्होंने 2 तरीके का क्लासिफिकेशन किया। एक इन्होंने बोल दिया कि सबसे पहले है हमारे पास मेटल की क्लासिफिकेशन मैम, मेटल की कैटेगरी, और दूसरा है मैम हमारे पास नॉन मेटल की कैटेगरी। ठीक है मैम, है ना। एज आई सेड बेटा, हार्डनेस, मैलिएबल, लस्टर, अलोंग सम इनिशियल ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया, केमिकल रिएक्टिविटी थोड़ी बहुत कंसिडर करी एंड उसके बाद ये क्लासिफिकेशन कर दिया। आई होप सो आपको लेवोशियर का क्लासिफिकेशन समझ में आया। बेसिक क्लासिफिकेशन था, 2 कैटेगरी में था, मेटल एक था हमारा मेटल की कैटेगरी में, एक था हमारा नॉन मेटल की कैटेगरी में, है ना। क्या आप सभी को पहला क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ माइंड में? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? क्या हम सभी को पहला क्लासिफिकेशन परफेक्टली क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया? मैं रिपीट कर रही हूं, तब तक क्लियर आ जाना चाहिए। क्या बोला लेवोशियर ने? इन्होंने बोला 2 टाइप के क्लासिफिकेशन होंगे केवल, यानी कि 2 कैटेगरी में होंगे, एक मेटल और एक नॉन मेटल। अराउंड 32 एलिमेंट्स उस टाइम पे आए थे, है ना। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि यार मेटल सारे एक तरफ रख दो, नॉन मेटल एक तरफ रख दो, हो गया क्लासिफिकेशन। वॉज दिस क्लासिफिकेशन करेक्ट? क्वेश्चन आया, वॉज दिस क्लासिफिकेशन करेक्ट इन द सेंस, क्या पूरी तरीके से सही था, है ना। तो आंसर इज नो। देयर वर सम डिफेक्ट्स और यू कैन से ड्रॉबैक, देयर वर सम ड्रॉबैक्स। ठीक है, ये पूरी तरीके से करेक्ट नहीं प्रूव हुआ। पहला ड्रॉबैक क्या था? सबसे पहला और सबसे बेसिक ड्रॉबैक तो बेटा ये हो गया, आप बोल रहे हो मेटल को एक तरफ रखो, नॉन मेटल को एक तरफ रखो। मेटलॉइड्स का नाम सुना है? जिंदगी में कभी मेटलॉइड्स का नाम सुना है? इनसे पूछा गया लेवोशियर जी आपने मेटलॉइड्स का नाम सुना है? मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं। देयर आर सम एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। व्हाट आर मेटलॉइड्स? व्हिच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल एज वेल एज अ नॉन मेटल, है ना। मेटल से जब आप नॉन मेटल की तरफ पीरियोडिक टेबल में मूव करते हो तो बोरॉन सिलिकॉन ऐसे करके आपको कुछ मेटलॉइड्स दिखते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? व्हिच शोज द प्रॉपर्टी बोथ ऑफ मेटल एज वेल एज अ नॉन मेटल, वो दोनों की प्रॉपर्टी दिखा रहे होते हैं। अब आप कह रहे हो 2 टाइप के एलिमेंट्स हैं, मेटल नॉन मेटल।
अब तीसरा भी कैटेगरी तो लेके आओ जिसमें मेटलॉइड रखोगे आप, क्योंकि केवल मेटल और नॉन मेटल तो है ही नहीं पीरियोडिक टेबल में, या केवल और मेटल और नॉन मेटल तो है ही नहीं केवल एलिमेंट्स में, है ना। तो यहाँ पे पहला ड्रॉबैक हो गया मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स डिस्कवर नहीं किए इन्होंने, पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छा बहुत सारे डिफेक्ट्स अभी आप आगे चल के समझोगे, बट यहाँ पे आप समझ सकते हो ये चीज। दूसरी चीज, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के बारे में क्या बोलोगे आप? अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स मतलब मैम बेटा आज के टाइम पे कितने एलिमेंट्स है, किसी को पता है? किसी को पता है कितने एलिमेंट्स हैं आज के टाइम पे? कितने एलिमेंट्स हैं? हाँ आज के टाइम पे कितने एलिमेंट्स हैं आज के टाइम पे? जल्दी से दोगला, मतलब दोगला क्या ये दोगलापन क्या है इसमें यार? हाँ बैकलॉग लग गया, कैसे क्लियर करें? मुझसे बात करके क्लियर कर लो बेटा, मुझसे बात करते करते खत्म हो जाएगा बैकलॉग। पूछने वाली बात है, पढ़ के क्लियर करोगे ना यार, पढ़ो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है यार, होशियार बच्चा लोग इन द क्लास। हमारी क्लास में हमेशा होशियार बच्चे आ जाते हैं। 118 एलिमेंट्स। अब आप सोचो बेटा 32 है ना, उसके बाद 63 एलिमेंट्स आए, उसके बाद 80s में कुछ एलिमेंट्स आए, और आज के टाइम पे 118 एलिमेंट हैं। अब अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के बारे में आप क्या बोलोगे? आज तक वहां पे भी बल्कि ये बात थी कि 32 एलिमेंट है, बट ऐसा थोड़ी है कि हमेशा 32 रहेंगे। और एक चीज, जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते गए, डिस्कवरी होती है, इनका जो क्लासिफिकेशन था वो पूरी तरीके से गलत प्रूव होता गया। ठीक है, तो इनका क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं एक परफेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं था। तो मेरे ख्याल से आपको लेवोशियर क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, आपके एग्जाम में कभी भी लेवोशियर क्लासिफिकेशन नहीं पूछा जाता, जनरली नहीं पूछा जाता। 99% चांसेस है लेवोशियर क्लासिफिकेशन नहीं आएगा। बहुत बेसिक सा क्लासिफिकेशन था, बहुत ज्यादा यू कैन से एज सच फेमस नहीं हुआ है ना, बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं निकली इसमें, तो ये जल्दी नहीं आता है। ठीक है, यस बेटा फ्यूचर में और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो लेवोशियर क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट आता है आपके पास डॉब्रीनियर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है आपके पास डॉब्रीनियर क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलो हेडिंग लगाइए डॉब्रीनियर क्लासिफिकेशन। आई होप सो आप सभी नोट्स साथ ही साथ बनाते हुए चल रहे हो। ठीक है, आई होप सो आप सभी नोट्स साथ ही साथ बनाते हुए चल रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आएंगे हमारे पास डॉब्रीनियर क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन आ गया? डॉब्रीनियर क्लासिफिकेशन आ गया। डॉब्रीनियर क्लासिफिकेशन में क्या था? बड़ा इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन है, पूछा भी जाएगा, ये भी याद रखिएगा। डॉब्रीनियर क्लासिफिकेशन क्या मतलब आ सकता है, ये अभी समझाती हूँ। पहले समझ लो, फिर हम लोग स्लाइड्स में आएंगे। ठीक है, इन्होंने बोला 3-3 के ग्रुप में उठा लो। पहले आप क्या करो, अब 63 के आसपास एलिमेंट आने लग रहे हैं ना, मतलब 32 से बढ़ गए एलिमेंट्स। डॉब्रीनियर आया, उन्होंने बड़ी एक अच्छी सी बात बोली। उन्होंने कहा सुनो सुनो सुनो, ऐसा करो हर बार 3-3 एलिमेंट का ग्रुप उठाओ। पहले तो आपके पास जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, भरे हुए एलिमेंट, 3-3 का ग्रुप उठाओ उसमें से। और 3-3 का ग्रुप ऐसे ही मत उठा लेना किसी भी 3 को जो हाथ में आ गए उनका ग्रुप उठा लिया, नहीं। जिनमें कुछ सिमिलैरिटी हो प्रॉपर्टीज में, जिनमें कुछ सिमिलैरिटी हो प्रॉपर्टी में, नंबर 1। नंबर 2, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में हो। वापस से मैम क्या बोला आपने? डॉब्रीनियर है, डॉब्रीनर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप कैसे भी कर सकते हो। डॉब्रीनर है, डॉब्रीनर ने बोला भाई सुनो सुनो सुनो, इतना दिमाग मत लगाओ। हर जितने भी एलिमेंट है ना तुम्हारे पास, मान लो 40 एलिमेंट है, उठा के रखो मेरे सामने। एलिमेंट्स को देखा, इन्होंने बोला 3-3 एलिमेंट को उठाओ, 3-3 का ग्रुप बनाओ। लोगों ने बोला कैसा ग्रुप बनाए, कोई भी 3 एलिमेंट उठा ले। इन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा करना उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सिमिलर होनी चाहिए और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में होना चाहिए, यानी कि उनके आपस में कुछ प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। इट कुड बी फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी देखिए, है ना, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी देखिए। केमिकल प्रॉपर्टीज में डोरेमोन क्लासिफिकेशन नहीं है यार, तुम लोग क्या बनाते हो? कभी डी ब्रोए को ब्रोकली बोल देते हो, हैं, डॉब्रीनियर क्लासिफिकेशन को डोरेमोन बोल देते हो। माइनस में मार्किंग लाने वाले हो क्या तुम लोग? माइनस में मार्किंग तो नहीं लाने वाले हो? हाँ बेटा नोबिता बन गए हो क्या 1 नंबर के? क्या कर रहे हो ये? ठीक है, तो डॉब्रीनियर ने क्या बोला, 3-3 के ग्रुप्स उठाइए, 3-3 के ग्रुप्स उठाइए। ठीक है, और इसलिए इनका नाम रखा गया, इनके पूरे लॉ का, डॉब्रीनियर ट्रायड रूल। क्या नाम रखा गया? डॉब्रीनियर ट्रायड। आई होप सो नोट्स बना रहे हो, साथ साथ लिख रहे हो मेरे सामने। ठीक है, तो डॉब्रीनियर ट्रायड रूल में क्या किया, 3-3 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स उठाइए, उन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, उन एलिमेंट को अरेंज करना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में। मैम कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में, मतलब एक के बाद एक एटॉमिक वेट बढ़ना चाहिए। अब इन्होंने बोला अब मैं तुमको जादू दिखाता हूँ। जादू से याद है, मेरे ग्रुप में भी एक लड़का है, उसका नाम है जादू। तो हमारा एक फ्रेंड है, हमने उसका नाम रखा है जादू। ऐसे उल्टे सीधे नाम रखते रहते हो ना तुम लोग, है ना। उसका रियल नेम इज आयुष। और आज तक हम मतलब हमको एकदम से कोई बोल देना आयुष कहाँ है, तो हम एकदम से बोलते हैं आयुष कौन है। फिर यार अच्छा जादू की बात कर रहे हो, जादू ऐसे बोलो ना। तो ऐसे तुम लोग ने किया कभी? चलो, डॉब्रीनियर ने बोला मेरा जादू देखिए,
जादू देखिए। तो लोगों ने बोला दिखाइए, उन्होंने बोला आप 3 एलिमेंट लीजिए, 3 एलिमेंट्स को उठाइएगा। लोगों ने बोला ठीक है, कैसे 3 एलिमेंट्स? सिमिलैरिटी होनी चाहिए उन तीनों में केमिकल प्रॉपर्टीज में, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जो आप उनको उठाओगे ना तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए, और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखना, है ना, मतलब उनका वेट जो है वो कुछ बढ़ रहा होगा, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिएगा। ठीक है, समझ गए। तो इन्होंने बोला उसके बाद होगा जादू, जब आप ये करोगे ना तो उसके बाद होगा जादू। लोगों ने बोला क्या जादू होगा? अब इनका आप मैजिक देखिएगा। इन्होंने 3 एलिमेंट उठाए, मान लो अभी सपोज करो ए, फिर उसके बाद मैं रियल एग्जांपल दूंगी बी सी। इन्होंने बोला अगर आप पेरीफेरी एलिमेंट्स, अब आपके में एग्जैक्ट पेरीफेरी नहीं यूज किया गया है एनसीईआरटी में, आप समझ सकते पेरीफेरी मतलब कॉर्नर, कॉर्नर एलिमेंट्स को, कॉर्नर एलिमेंट्स के मासेस का जब भी आप सम करोगे, मासेस का कहाँ लिख दूं, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, मासेस का सम करोगे तो वो मिडल एलिमेंट का मास आ जाएगा, मिडल एलिमेंट का मास दे देगा, मिडल एलिमेंट का मास दे देगा। मैम वापस से बता दूं ना क्या बोला आपने, कॉर्नर एलिमेंट के मासेस का सम, और कैसा सम? मासेस का एवरेज सम, एवरेज सम, मासेस का कैसा सम? एवरेज सम। 2 कॉर्नर एलिमेंट के मासेस का एवरेज सम निकालो, सेंटर के एलिमेंट का मास आ जाएगा, सेंटर के एलिमेंट का मास आ जाएगा, समझे? 2 कॉर्नर के जो एलिमेंट्स है 3-3 के ग्रुप में रखना, कॉर्नर के एलिमेंट के मासेस का एवरेज सम निकालना। एवरेज मतलब समझते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब उनके मासेस का सम जोड़ो और डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। एवरेज मतलब बेटा डिवाइडेड बाय 2 भी कर देना। एक सेकंड रुकना, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ठीक है ठीक है। हाँ, पेरी पेरी नहीं, पेरी फेरी मतलब कॉर्नर। चलो खैर ये आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको समझाती हूँ। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला इसका मास मान लो x है, इसका मास मान लो y है, ठीक है। तो x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 जब करोगे तो z का मास आ जाएगा, z का मास। अच्छा इसको ना ऐसा करो, इसको z मान लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसको z मान लो। तो x प्लस z डिवाइड बाई 2 करोगे ना तो b के मास निकल के आएगा। मान लो इसका मास आ रहा है y, तो दिस इज इक्वल्स टू y आ जाएगा। समझे? समझ में आया? कुछ दिमाग में चढ़ा? कुछ दिमाग लग ही रहा था। हाँ जन्नत एक्चुअली में आई थॉट कॉकरोच आ गया, नहीं था, लकीली नहीं था, मुझे लिटरली लगा। चलो खैर खैर, अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। अगर आपको नहीं आया तो आप इस एग्जांपल को जरूर याद रखना, क्योंकि मैम आपको जो एग्जांपल बता रही है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप एक एग्जांपल लो, लिथियम ले लो बेटा, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो। इन्होंने ये 3 एलिमेंट उठाए, है ना, इन्होंने 3 एलिमेंट उठाए। इन्होंने कहा अब सुनो मेरी बात, अब तुम मेरा जादू देखो। लिथियम का मास होता है 7, पोटेशियम का मास होता है 39। लोगों ने बोला अच्छा तो सोडियम का मास क्या होगा? इन्होंने बोला कुछ नहीं, एवरेज सम निकालिए, यानी कि 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 39 प्लस 7 इज व्हाट? 39 प्लस 7 इज 46, है ना, 46 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा मैम? 2 2 4, 2 3 23 आ गया मैम, 23 आ गया मैम, 23 आ गया मैम। 23 क्या होता है? ये तो सोडियम का मास होता है, यानी कि मैजिक सक्सेसफुल रहा। और ऐसे कई एलिमेंट्स में देखा गया, 3 ग्रुप उठाए इन्होंने। मैं वापस से इसको समझाती हूँ आपको, ठीक है। कोई मैजिक नहीं दिखा इसमें, अथर्व कह रहे हैं इसमें कोई मैजिक नहीं दिखा, कोई बात नहीं अथर्व, आई ड्रॉप आता है एक अच्छा सा, आई ड्रॉप लेके लगा के देखना, कई चीजें धुंधली धुंधली सही दिखने लग जाती हैं उसके बाद, ठीक है। आई ड्रॉप को यूज करिए, दिखेगा मैजिक ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, आप वापस से मेरी पूरी कहानी सुनिएगा और अगर समझ में आ जाए तो क्लियर लिख देना, ठीक है। चलो भाई, डॉबरेनर क्लासिफिकेशन, डॉबरेनर ट्रायड रूल था। अभी मैं रीड भी कर दूंगी, ठीक है, अगर किसी को लग रहा है मैम और समझाओ तो रीडिंग भी हो जाएगी, ठीक है। डॉबरेनर ट्रायड रूल था। इन्होंने बोला ही अरेंज द एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ 3, ही अरेंज द एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ 3, है ना। उन 3 एलिमेंट्स की देयर विल बी द सिमिलैरिटी इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 1, एंड दे आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। दोनों चीजें होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए थोड़ी बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी, साथ ही साथ एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यस मैम। तो इन्होंने बोला अब जब आप कॉर्नर का एवरेज सम निकालोगे, the average sum of masses of corner element is found to be equal to the mass of the middle element। यानी कि जब आप 2 कॉर्नर एलिमेंट के मासेस का एवरेज सम निकालते हो,
एवरेज मतलब समझते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन जितनी ऑब्जर्वेशन, यानी कि 2 है तो 2 से डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे आप हर जगह 2 ही रखोगे ऑफ कोर्स, क्योंकि तीन ही एलिमेंट उठा रहे हो है ना, तो डिवाइड बाय 2। और जब हम ये करते हैं तो हमें मिल जाता है मास ऑफ मिडल एलिमेंट। तो ये एक आज के टाइम पे आप बोल सकते हो, मजाक हम उड़ा सकते हैं ना, ये नहीं दिखा, मैजिक नहीं दिखा, वो नहीं दिखा, बट दिस इज एक्चुअली वेरी यू कैन से मैजिकल थिंग, है ना। आप 3 और कई एलिमेंट्स में देखा गया, 4-5 ऐसे ग्रुप्स इन्होंने लगा दिए जिसमें ये आंसर करेक्ट आ गया। तो दिस इज अ नाइस थिंग। और एक बात बताओ, मैं आपको एक बात बताऊं, आप 3-4 क्लासिफिकेशन समझोगे और लास्ट में आप फाइनल क्लासिफिकेशन देखोगे। ऑफ कोर्स ये क्लासिफिकेशंस रिजेक्ट हो रहे होंगे तभी आप फाइनल में पहुंचोगे, लेकिन क्या आपको एक असलियत पता है, हर क्लासिफिकेशन की कहीं ना कहीं कुछ चीजें सही थी। एक बात बताओ मुझे, लिथियम सोडियम पोटेशियम के बारे में सुना है? आज कहाँ रखते हो इसको पीरियोडिक टेबल? मैम ऊपर लिथियम होता है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, याद है? यानी कि असलियत में इनको सेम जगह पुट किया हुआ है, मतलब इनमें सच में सिमिलैरिटी देखी गई थी, यानी कि डॉबरेनर का क्लासिफिकेशन सही था कहीं ना कहीं। इनफैक्ट वो भी हटा दो, आप वो भी हटा दो, लेवोशियर का भी तो सही निकला, मेटल एक तरफ रख दो, बस 100% करेक्ट नहीं था, लिमिटेशन आ जा रही थी हर क्लासिफिकेशन में, समझे आप? तो जिसे नहीं समझ में आया मैं वापस एक बार समझाती हूँ। सो डॉबरेनर ट्रायड इज अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट का ग्रुप उठाया विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, वेयर द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट यू कैन से एवरेज द ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। पहले और तीसरे एलिमेंट को मासेस का सम निकालोगे, सेंटर वाले एलिमेंट का अप्रॉक्स मास निकल के आ जाएगा उस पर्टिकुलर ग्रुप का, ठीक है ना। इन्होंने पहले एग्जांपल दिया लिथियम सोडियम पोटेशियम, जो मैंने आपको करके दिखाया। दूसरा एग्जांपल इन्होंने दिया कैल्शियम स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, ये भी करेक्ट निकला। तीसरा बड़ा फेमस था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो ये इन्होंने 3 तरीके से इसे क्लासिफाई किया। क्या सभी को डोरेमोन यानी कि डॉबरेनर क्लासिफिकेशन समझ में आया? अगर आ गया तो बहुत सारे क्लियर आ जाने चाहिए, जल्दी से बहुत सारे क्लियर आने चाहिए, मैं बस क्लियर, जल्दी से क्लियर आ जाए इन द चैट बॉक्स। क्लियर क्लियर क्लियर, क्या बात है मैम? इसमें सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी क्या है मतलब? अच्छा लिथियम सोडियम पोटेशियम में बोल रहे हो क्या? मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, कई सारी सिमिलैरिटी है। ये तो फिजिकल सिमिलैरिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आनी चाहिए, तो केमिकल प्रॉपर्टी केमिकली भी ये सही रिएक्शंस दे रहे थे, सिमिलैरिटी दिखा रहे थे रिएक्शंस में, है ना। तो ये सारी इनकी सिमिलैरिटीज थी बेटा। चलो, तो मेरे ख्याल से डॉबरेनर क्लासिफिकेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन क्या ये सही था? नहीं, कुछ लिमिटेशन आ गई, इसकी भी लिमिटेशन आ गई। क्या लिमिटेशन, क्या ड्रॉबैक बोल सकते हो, लिमिटेशन बोल सकते हो, क्या लिमिटेशन आ गई? मैम पहली लिमिटेशन तो ये है, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप वर नॉट पॉसिबल, सिमिलर नहीं हो पा रहे थे। मतलब हमने 3 एलिमेंट उठा लिए। अब कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको उठा के 3 के साथ रखा तो देखा हाँ यार दोनों कॉर्नर के एवरेज सम जो है वो सेंटर वाले के बराबर आ रहा है, पर तीनों के ही अगर मैं चेक करूं क्या केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो कई जगह निकल के ही नहीं आ रही सिमिलैरिटी। कई ऐसे ग्रुप इन्होंने बना दिए जिनमें केमिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी आ ही नहीं रही थी। इन्होंने इसलिए बनाए क्योंकि इनके अकॉर्डिंग भाई 2 कॉर्नर के मासेस का सम जब निकाल रहे हैं तो सेंटर वाले के बराबर आ रहा है, बट इन्होंने ये चेक किया यार ऐसा करने पे कई ऐसे एलिमेंट्स, ऐसा ग्रुप बन जा रहा है कई जिसमें तो सिमिलैरिटी ही नहीं है, बट वो क्यों रख रहे हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है यार अब प्रूफ तो करना ही है कि कॉर्नर वाले एलिमेंट सेंटर वाले के मास के बराबर है, पर सिमिलैरिटी नहीं बता पा रहे थे, ठीक है। दूसरी चीज अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, ये तो हर जगह आपको दिखेगा। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट जो है उनकी बात ही नहीं करी, उनका क्या करे? अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के बारे में क्या बात करें? क्या वो ये सब दिखाएंगे? तो असलियत में वो प्रूव ही नहीं हो पा रहा था, ठीक है। उसके बाद हैवी एलिमेंट्स को भी ये नहीं बता पा रहे थे ना, अप टू 20 एलिमेंट्स की ही बात कर पा रहे थे। उसके ऊपर जब हम जा रहे थे, अब उसके ऊपर जब हम जाते हैं एटॉमिक नंबर 20 के, तो कई जगह सिमिलैरिटी प्रूव ही नहीं कर पा रहे थे, ज्यादा जगह पे ये सिमिलैरिटी प्रूव ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। ज्यादातर जगह पे ये सिमिलैरिटीज को प्रूव ही नहीं कर पा रहे थे, तो इनकी भी कुछ लिमिटेशन आ गई एंड ये वाला रूल भी हमारा गलत प्रूव हो गया। क्या आप सभी को ये भी समझ में आ गया? क्या हम सभी को ये भी समझ में आ गया बहुत अच्छे से? अभी तो वॉइस वगैरह सब क्लियर हो गई ना यार, अब तो क्लियर हो गई होगी वॉइस वगैरह, है ना? ठीक है, रिपीट कर दूं एक लास्ट टाइम, चलो ठीक है।
तीन तीन के ग्रुप में रखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी देखना और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रख देना। फिर देखना क्या है कि जो कॉर्नर वाले एलिमेंट्स हैं उनके मासेस का जब हम एवरेज सम निकाल रहे हैं वो मिडल वाले मास के बराबर आ जा रहा है। तीन टाइप के इन्होंने क्लासिफिकेशन करके दिखाए। पहला इन्होंने सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम करके दिखाया, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन करके दिखाया, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम करके दिखाया। ये इनके पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन के बारे में बातें थी। अब जिस टाइम पे डॉबरेनर ने अपना क्लासिफिकेशन किया ना, उसी के आसपास न्यूलैंड नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो भी लगे पड़े हुए थे। तो न्यूलैंड ने भी अपना एक यू कैन से थ्योरी दी, अपना एक लॉ दिया, अपना एक रूल बताया। डॉबरेनर ने क्या बताया था? ट्रायड रूल। ट्रायड, तीन तीन के ग्रुप में ट्रायड्स था उनका। डॉबरेनर का क्या था? ट्रायड था। न्यूलैंड का क्या था? न्यूलैंड का था ऑक्टेव्स। न्यूलैंड ने बोला कि भाई ये डॉबरेनर जी ने बातें तो सही बताई हैं, सही भी निकला, पर पूरी तरीके से सिमिलर नहीं था, मतलब पूरी तरीके से सही नहीं प्रूव हो पाए। तो इन्होंने बोला ये थोड़ा म्यूजिक के शौकीन, हम इसे ऐसे पढ़ते हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ ऐसा इंडियन म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड था नहीं, बट हम इसे ऐसे पढ़ते हैं, तो मैं आपको उसी तरीके से समझाऊंगी। तो न्यूलैंड ने बोला तीन तीन के ग्रुप में मजा नहीं आ रही और तीन तीन के ग्रुप में चीजें सही भी प्रूव नहीं हो रही, 8-8 के ग्रुप में रख के देखो। किसके ग्रुप में रखो? 8-8 के ग्रुप में रखो। तो न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स दिया। न्यूलैंड ने क्या दिया? ऑक्टेव्स दिया। न्यूलैंड ने क्या दिया? ऑक्टेव्स दिया। न्यूजीलैंड नहीं है, न्यूलैंड है। सारे जिंदगी दुनिया भर के नाम तुम लोग क्यों बिगाड़ने में लगे बेटा? कौन पैसे दे रहा है तुम लोग को? किसकी तरफ से आए हो तुम? हाँ, न्यूलैंड ऑक्टेव्स, न्यूलैंड ऑक्टेव्स। ठीक है, ठीक है। एबीसी लिख के नहीं आना है आपको, नहीं 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 नहीं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एग्जांपल लिख के आना अगर पूछ दिया जाए। ठीक है, चलो चलो यहाँ पे आ जाओ। तो न्यूलैंड ऑक्टेव्स आया। अब न्यूलैंड ने क्या बोला? इन्होंने बोला जैसे कि डॉबरेनर ने बोला है, चीजें कई हद तक सही बता दी डॉबरेनर ने। भाई उन्होंने सही बताया, तीन तीन के ग्रुप में रखो, ये वो लिमिटेशन आ गई बस। न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव दिया। न्यूलैंड ने पता है कैसे समझाया इस बात को? मैं तुम्हें समझाती हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, सारे गामा पादा नी सा नी धा पर मा गा री सा, सारे गामा पादा नी सा, सारे गामा पादा नी सा। सुना है? यस मैम। अब सारे गामा पादा नी सा में क्या सिमिलर है? क्या है मैम? ये पहला एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? यस मैम। फर्स्ट वाला 8 में रिपीट हो रहा है। इसके मैं आगे बढ़ूंगी तो क्या आता है? क्या आता है मैम? रे गा मा भा पा धा नी सा, सब वही आएगा। हर फर्स्ट और 8th जो नोट्स हैं, म्यूजिकल नोट्स, वो बराबर है। हर पहले के बाद जो 8वां नोट आ रहा है वो पहले के बराबर है। यही था न्यूलैंड ऑक्टेव। न्यूलैंड ने पता है क्या किया? न्यूलैंड ने क्या किया? उन्होंने बोला लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद सोडियम, सोडियम। अब आपके पास दो चीजें आएंगी, अब आपके पास दो क्वेश्चन आएंगे। मैम आपने नियॉन भूल गई, आप नियॉन भूल गई बेटा, नियॉन अनडिस्कवर्ड है। ठीक है, सारे के सारे नोबल गैसेस उस टाइम पे अनडिस्कवर्ड थी। ठीक है, आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही पढ़नी है तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलोगे। ठीक है, वरना असलियत बताए तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ सकता है, बट आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलोगे, है ना? तो लिथियम के बाद सोडियम आ गया। इन्होंने बोला यही तो है राज, यही तो राज है बेटा। फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट को देखना और उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर आ जाएगी। भाई सिमिलैरिटी दिखेगी तो तुम्हें उनमें कुछ सिमिलैरिटी दिखेगी, यानी कि 8-8 के ग्रुप बना दो, ऑक्टेव्स बनाओ। ऑक्टेव्स बनाइए विच इज ग्रुप ऑफ 8, ग्रुप ऑफ 8। समझे क्या बोला इन्होंने? मैम वापस से समझा दो। न्यूलैंड ने बोला 8-8 के ग्रुप बनाओ, 3-3 के नहीं बनाऊंगा मैं, 3-3 का तो ट्रायड डॉबरेनर ने बनाया है, 8-8 के ग्रुप बना दो। और इन्होंने बोला हर बार पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट को देखना, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर आ जाएंगी। पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट को देखना, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर आ जाएगी, यानी कि हर फर्स्ट और 8th एलिमेंट आपस में सिमिलैरिटी दिखा रहा होगा और इसीलिए आप 8-8 के ग्रुप बनाओ। मैम आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? अगर आप सोचना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो तो मैं बता दूं, सोडियम के बाद क्या आता है? सोडियम के बाद क्या होता है? 12 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। 13 क्या होता है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। इसको हटा देती हूँ, इसको हटा देती हूँ, एल्यूमिनियम। 14 क्या होता है? सिलिकॉन। 15 क्या होता है? फॉस्फोरस। 16 क्या होता है? 15 हो गया। 16 क्या होता है? सल्फर। 17 क्या होता है? क्लोरीन। हर फर्स्ट और 8th एलिमेंट को उठा लो। इन्होंने बोला यार मैं एक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ। बेरिलियम अगर फर्स्ट मानोगे तो 8th एलिमेंट मैग्नीशियम आएगा, सिमिलैरिटी दिखाएगा।
बोरॉन को अगर आप फर्स्ट मानोगे तो आपका एल्यूमिनियम 8th एलिमेंट आएगा, सिमिलैरिटी दिखेगी आपको। कार्बन को अगर आपने फर्स्ट मान लिया तो उसके बाद 8th एलिमेंट सिलिकॉन आएगा, सिमिलैरिटी दिखेगी आपको। नाइट्रोजन को फर्स्ट मानोगे तो फॉस्फोरस दिखेगा, सिमिलैरिटी दिखेगी आपको। ऑक्सीजन को फर्स्ट मानोगे तो सल्फर दिखेगा आपको, 8th एलिमेंट, सिमिलैरिटी दिखेगी। फ्लोरीन को फर्स्ट मानोगे तो क्लोरीन में भी आपको सिमिलैरिटी दिख जाएगी। और जो कि आज के टाइम पे अगेन आप जानते हो पीरियोडिक टेबल में भी इसी तरीके से अरेंज्ड है, अगर आपको पता हो। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी है तो लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन। बहुत हद तक सही बात बोली, बहुत हद तक सही। स्वास्थ्य कह रही है क्या बकवास था ये रूल मैम। क्या कर सकते हैं स्वास्थ्य, अगर उस टाइम पे तुम होती तो हम आज पढ़ रहे होते स्वास्थ्यज लॉ ऑफ, है ना, ऑक्टेव्स या जो भी आपने बनाया होता, बट आप थी ही नहीं, समझ रहे हो। होती तो आज ये ना होता, और क्या पता होती तब भी आज यही होता। तो अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स यही था। क्या बोल रहे हैं ये, बोल रहे हैं कि 8 एलिमेंट्स के ग्रुप, 8 एलिमेंट्स को रख दो, एलिमेंट्स को उठा के रखोगे, हर बार फर्स्ट एलिमेंट 8th एलिमेंट से प्रॉपर्टी दिखा रहा होगा, हर बार फर्स्ट एलिमेंट 8th एलिमेंट प्रॉपर्टी दिखा रहा होगा, ठीक है, हर बार फर्स्ट एलिमेंट 8th एलिमेंट। अब आप किसी को भी फर्स्ट मानो, इसको फर्स्ट मानोगे तो ये 8 आएगा, इस तरीके से 1 और 8 आते जाएंगे, और हर फर्स्ट एलिमेंट 8th एलिमेंट से सिमिलैरिटी दिखा रहा होगा। एंड दिस इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। चलो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। सिमिलर, अगर आप डॉबरनर की बात करो, अगर आप न्यूलैंड की बात करो, अगर आप लेवोशियर की बात करो, अगर आप लोथरमियर की बात करो, अगर आप मेंडेलीव की बात करो, पांचों साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखा था। तो ये हमेशा के लिए याद कर लेना कि स्टार्टिंग के जितने भी साइंटिस्ट आए थे, एक्सेप्ट फॉर द जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आने वाली है, उन सभी ने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को पुट किया था। ठीक है, ठीक है, यस मैम। एंड ऑब्जर्व दैट 8th एलिमेंट हैड द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट से सिमिलर निकल के आ रही है, 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट से सिमिलर निकल के आ रही है। ही कंपेयर्ड दिस पैटर्न टू द ऑक्टेव्स इन म्यूजिक, है ना, वेयर द 8th नोट, 8वां नोट जो होगा वो पहले नोट से सेम निकल के आएगा। जैसे हमने सा रे गा मा पा धा नी सा में देखा कि हर सा के बाद सा आ रहा है, फिर उसके बाद रे के बाद नीचे 8th में भी रे आएगा। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 8th एलिमेंट से सिमिलैरिटी दिखाएगा, और इसी तरीके से आप अरेंज कर सकते हो एलिमेंट को। ठीक है, प्राइज राइज भी मिला क्योंकि काफी अच्छा एलिमेंट था। द लॉ वॉज मोस्टली एप्लीकेबल टू द लाइटर एलिमेंट। ये क्या है मैम, लिमिटेशन आ गई बेटा, लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन आई मैम, ड्रॉबैक क्या थे? अगर मैं आपको पहला ड्रॉबैक बताऊं, आपने खुद ही देख लिया, पहला ड्रॉबैक आपने खुद ही देख लिया। क्या देखा मैम हमने कि अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूं नियॉन और उसके नीचे मैं पुट कर दूं आर्गन, है ना, तो ये तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट जो है ये तो डिस्कवर्ड ही नहीं है। नोबल गैसेस तो आपने डिस्कवर ही नहीं करी। अगर आप नोबल गैस को डिस्कवर कर देते तो ये आपका होता 9th एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट और 9th में सिमिलैरिटी दिख रही होती। फिर तो नोबल गैस ही नहीं आई, यहाँ पे 9th एलिमेंट रखा ही नहीं गया, जो कि रखेंगे जब डिस्कवर होगा नोबल गैस, तो आपका तो पूरा लॉ ही खराब हो गया, है ना। सबसे पहले याद रखना कि नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड, है ना, डिस्कवर्ड ही नहीं थी, डिस्कवर्ड नहीं थी, डिस्कवर्ड नहीं थी, तो लॉ तो पूरा ही गलत हो गया। अगर मैं नियॉन को उठा के रख देती तो वो जो सोडियम है वो 8th की जगह 9th एलिमेंट काउंट हो रहा होता। पहली चीज गलत, यहां से लॉ ही पूरा गलत हो जाता आपका। आपने 8-8 के ग्रुप्स में रखा, अब तो आप बोल दो 9-9 के ग्रुप में रखोगे, तो पहली चीज ही गलत हो गई, यहां से पहला ये गलत हो गया। दूसरी चीज बेटा, ये लाइटर एलिमेंट में पॉसिबल हो पा रहा था, लाइटर एलिमेंट में। अब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रख रहे हैं, मास के बेसिस पे, तो 40 तक के एलिमेंट तो रख ले, 40 मतलब 40 मास, जैसे कैल्शियम का है 40 एटॉमिक मास, है ना। कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट्स की सिमिलैरिटी ज्यादा दिखा नहीं रहते, क्यों मैम, हैवी मासेस आते जा रहे हैं, हैवी मासेस, यानी कि लाइटर एलिमेंट में तो ये हम देख सकते हैं भाई, छोटे छोटे मास है, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज दिख रही है। जैसे जैसे बड़े बड़े मास के एलिमेंट्स आ गए, ये प्रॉपर्टी दिखाई नहीं पाता फर्स्ट और 8th एलिमेंट की। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो द लॉ वाज एप्लीकेबल टू द लाइटर एलिमेंट्स एंड डिड नॉट ऑलवेज वर्क होल्ड फॉर ऑल द एलिमेंट्स। हर एलिमेंट के लिए तो काम ही नहीं कर रहा, जैसे कि किस में हुआ, ट्रायड में हुआ, डॉबरेनर में हुआ, सिमिलरली यहाँ पे हो गया। डॉबरेनर ने जो गलती हुई इन्होंने भी कर दी, इनका भी जो रूल था वो हर एलिमेंट पे एप्लीकेबल नहीं था। न्यूलैंड ऑल्सो अज्यूम्ड देयर वर ओनली 56 एलिमेंट्स। अब बताइए अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स का क्या, अनडिस्कवर्ड
एलिमेंट्स का क्या, हाँ, जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए उन्हें कहाँ रखें। अब आप बोल रहे हो 8 8 के ग्रुप में रखो। अब जैसे कि आपने नोबल गैस के हिसाब से देखा, भाई कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ, उसकी प्रॉपर्टी किसी और 8 से मैच कर रही है, तो आप क्या उसको हटा के दूसरे 8 एलिमेंट में रख दोगे? कैसे पॉसिबल है? अनडिस्कवर्ड एलिमेंट तो आप देख ही नहीं रहे हो, सिर्फ 56 एलिमेंट को उठा के रख दिया आपने। तो 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, आपने उन्हीं को अज्यूम कर लिया, तो ये भी गलत हो गया। विच वॉज लेटर प्रूवन इनकरेक्ट विथ हैव द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। जैसे जैसे नए एलिमेंट आते गए, ये तो बात ही गलत हो गई आपकी। समझ रहे हो आप? तो ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जल्दी से, जब तक मैं री एक्सप्लेन कर रही हूं, मेरे पास ये आ जाने चाहिए बहुत सारे। मैं वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जल्दी से ये आ जाए बहुत सारे, ठीक है? चलो वापस एक्सप्लेन करती हूँ। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एक ऐसा लॉ जिसमें 8 8 के ग्रुप में एलिमेंट्स को रखा गया। इन्होंने बोला हर बार फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 8 एलिमेंट से सिमिलैरिटी दिखाएगा प्रॉपर्टीज में। इनको किस तरीके से अरेंज किया एलिमेंट्स को? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, मतलब उन सभी का एटॉमिक मास बढ़ना चाहिए। मतलब मैम अगर आपको इसका मतलब नहीं समझ में आया तो सुनना, लिथियम के बाद बेटा बेरिलियम होता है ना, सबके मास आप देखो बढ़ते हुए रखे हैं आपने। लिथियम के पास बेरिलियम का मास आता है, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। कार्बन को उठा के सेकंड नंबर नहीं रख सकते, कहीं और पोजीशन नहीं कर सकते, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में ही रखोगे आप, ठीक है? तो इस तरीके से इन्होंने बोला, काफी हद तक रूल सही था, बहुत अच्छा लॉ माना गया, बहुत अच्छा लॉ माना गया। इनफैक्ट एज वी कैन सी आज के टाइम पे ये सारी चीजें यूज हो रही हैं, ये ऐसे ही रखी गई है, पोजिशन यही है इनकी, है ना? तो ये सही था कई हद तक, है ना? लेकिन कुछ ड्रॉबैक निकल के आए। नोबल गैसेस पहली चीज वहां पे डिस्कवर नहीं हुई, यानी कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की बात ही नहीं कर रहे हो आप तो। उसके बाद जो हैवी एलिमेंट्स निकल रहे हैं जिनका मास बहुत ज्यादा है, उन एलिमेंट्स की भी आपने बात नहीं करी, है ना? मतलब उन एलिमेंट्स में तो आपका रूल सही नहीं प्रूव हो पा रहा, सही प्रूव हो ही नहीं पा रहा जैसे जैसे मासेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? यस मैम। उसके बाद अनडिस्कवर्ड एलिमेंट को कहां पे रखें? आपके हिसाब से 56 एलिमेंट है और वही पूरी जिंदगी भर रहने वाले हैं, बट इन्होंने ये भी नहीं बता पाए कि अगर कोई अनडिस्कवर यानी कि कोई बाद में लेटर ऑन किसी एलिमेंट की डिस्कवरी होगी तो आप उसे कहां रखने वाले हो, इन्होंने उसके बारे में नहीं सोचा। तो मेरे पास बहुत सारे क्लियर भी आ गए और एंड आई होप सो कि ये लॉ बहुत अच्छे से सबको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है? ठीक है ना? चलो भाई, नेक्स्ट था हमारे पास लोथर-मियर पीरियोडिक टेबल। अगेन बहुत अच्छा रूल था इनका भी। लोथर-मियर ने पीरियोडिक टेबल, तो यू कैन नॉट से लोथर-मियर का पीरियोडिक टेबल आप नहीं बोलोगे, एग्जैक्ट पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया इन्होंने, है ना? इन्होंने एग्जैक्ट पीरियोडिक टेबल नहीं बना के दिया, है ना? रूल बोल सकते हो आप, है ना? रूल बोल सकते हो, पीरियोडिक टेबल मत बोलो। एग्जैक्ट पीरियोडिक टेबल तो बनाई नहीं यहाँ पे इन्होंने, है ना? तो लोथर-मियर ने क्या बताया, एक ऐसे साइंटिस्ट, काफी इनफैक्ट किसी को पता है हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? कैन यू टेल मी? हम मानते हैं उन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, बट लोथर-मियर की कई ऐसी चीजें थी जो उन्होंने अपने रूल में यूज करी थी। उनके रूल, इनफैक्ट यू कैन से साइमल्टेनियसली ये दोनों डिस्कवरीज चल रही थी, है ना? साइमल्टेनियसली ये दोनों डिस्कवरीज चल रही थी। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। तो मेरे ख्याल से आपने बता दिया होगा, है ना? चैट्स थोड़ी सी लेट आ रही होंगी, है ना? तो क्या है? चैट इज लैग। अच्छा ओके, ठीक है। दिमित्री, ओके बेटा, ऐसे ये नहीं लिख के आ सकते आप। महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। कह दो कि तुम मुझसे कभी नहीं पढ़े हो केमिस्ट्री, कह दो आज पहली क्लास है तुम्हारी। क्या बातें करते हो यार तुम लोग। हाँ, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर लेवोशियर, नहीं यार, मेंडलीव इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। यस, मेंडलीव इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। दिमित्री मेंडलीव उनका पूरा नाम था, किसने दिमित्री भी लिखा था बोल सकते हो, बट एग्जैक्ट आप मेंडलीव को मेंशन करना पड़ेगा आपको, मेंडलीव नाम से ज्यादा फेमस है वो, ठीक है? तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो था वो एक बहुत अच्छा पीरियोडिक टेबल था, जो आप इसके बाद समझोगे। तो मेंडलीव इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। दिमित्री मेंडलीव उनका पूरा नाम था, ही इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। लोथर-मियर और मेंडलीव साइमल्टेनियसली एक्चुअली यू कैन से अपने क्लासिफिकेशन को लिख रहे थे। तो लोथर-मियर ने क्या बोला? लोथर-मियर ने बोला, काफी हद तक सही थी इनकी भी पीरियोडिक टेबल, एज आई कैन से, आई मस्ट से कि पीरियोडिक टेबल तो नहीं बोला, बट जो भी बताया इन्होंने वो भी सही निकला कहीं ना कहीं। इन्होंने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम देखा, किसी मेल्टिंग पॉइंट की बात करी, बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, एंड सो ऑन वर यूज्ड बाय लोथर-मियर टू क्रिएट हिज एलिमेंट टेबल, है ना? तो इन्होंने कुछ चीजें पढ़ी। इन्होंने बोला यार जब मैं आयनिक वॉल्यूम देख रहा हूँ या फिर जब मैं मेल्टिंग पॉइंट देख रहा हूँ, एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये एलिमेंट्स के इन सब चीजों के बारे में पढ़ रहे थे। बहुत चीजें समझी इन्होंने हर एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट देखा, हर एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट देखा, हर एलिमेंट का एटॉमिक वेट देखा, हर एलिमेंट का एटॉमिक वॉल्यूम देखा, सारी चीजें पढ़ते रहे। कुछ चीजें समझ में आई,
सिमिलैरिटीज दिखी इन तीनों में, है ना, सिमिलैरिटीज दिखने लगी ये तीनों में। तो इन्होंने ग्राफ बना के दिया। क्या बना के दिया मैम? इन्होंने ग्राफ बना के दिया जो कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको ये ग्राफ एग्जैक्टली लर्न नहीं करना है, बट ये ग्राफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये ग्राफ ऐसे चलता है, ऊपर जाएगा फिर डिप आएगी, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, एक पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर डिप आएगी। क्या बोल रही है मैम? क्या बोल रही है मैम? ऐसे चलता रहेगा, एक पॉइंट पे आएगा, डिप आ जाएगा, नीचे आएगा, डिप आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर ऐसे 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 करके ये इस तरीके से चलता जा रहा है। इस तरीके से ये जो है चलता जा रहा है। फिर उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर आया, डिप आया, नीचे आ गया। इस तरीके से ये चलता आ रहा है। लोथर-मेयर का पीरियोडिक ग्राफ। अब ग्राफ में इन्होंने क्या क्या बोला? व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट सच एज, जैसे कि इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम लिया, मेल्टिंग पॉइंट लिया, बॉइलिंग पॉइंट लिया, इन्होंने प्लॉट किया एक एटॉमिक वेट का और साथ ही साथ दो चीजों का ग्राफ इन्होंने पुट किया। एक तरफ एटॉमिक वेट रखा और एक तरफ उनका क्या रख दिया? वॉल्यूम रख दिया। ठीक है, यस मैम। तो इन्होंने ग्राफ पुट किया। कैसा ग्राफ? एक तरफ एटॉमिक मास रखा और एक तरफ इन्होंने रखा एटॉमिक वॉल्यूम। याद रखिएगा बेटा, एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है यहाँ पे, तो आप याद, मतलब इंपॉर्टेंट है ये पूरा जो आप ग्राफ देख रहे हो। ठीक है, इस ग्राफ से रिलेटेड आपको चीजें पूछी जा सकती है। एग्जैक्ट ग्राफ भले ही ना दे, बट आपको इससे रिलेटेड चीजें पूछ सकता है। तो ग्राफ कैसा दिखा इनका ग्राफ कुछ ऐसा दिखा कि इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला मैं अलग अलग चीजों की बात करूंगा। जैसे कि मैम इन्होंने बोला मैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूंगा, ऊपर कौन सा एलिमेंट है, नीचे कौन सा एलिमेंट है, कैसे रखे हैं, क्यों रखे, उसकी बात इन्होंने बताना शुरू करी। अब इन्होंने बोला सुनो भाई मेरी बात, ओ बेटे सुन भाई मेरी बात। क्या बातें सुनाई इन्होंने बोला लोथर-मेयर ने लिंक किया एलिमेंट को पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम। अगर आपसे कोई पूछे लोथर-मेयर का कर्व कैसा है, तो बोलना एटॉमिक वॉल्यूम कर्व है। मतलब इस कर्व में एक एक्सिस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में इन्होंने क्या रखा? उसमें रखा इन्होंने एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बोल सकते हो, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बोल लेना। ठीक है, दूसरे एक्सिस में इन्होंने क्या रखा मैम? वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम रख दिया दूसरे साइड, एटॉमिक वॉल्यूम रख दिया दूसरे साइड। ये कर्व है इनका। एक एक्सिस में एटॉमिक वेट रख रहे हैं, एक एक्सिस में क्या रख रहे हैं, अभी बताते हैं क्या स्विंग्स है उस पूरे ग्राफ में। एक एक्सिस में एटॉमिक वॉल्यूम रख दिया। फिर क्या बोला इन्होंने बोला कि ड्रॉ करा एक ग्राफ एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के थ्रू। अब इन्होंने उसके बारे में बताना स्टार्ट किया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जहां पे टॉप आ रहा है पोजिशन, एक बार क्या आ रहा है मैम? एक बार हीलियम आ रहा है, एक बार मैम यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉप पे क्या है? सोडियम आ रहा है ना, हीलियम हटा दो अभी, सोडियम आ रहा है मैम, पोटेशियम आ रहा है मैम, है ना, कैल्शियम आ गया ऊपर, है ना, रुबीडियम आ गया ऊपर। ये सब कहाँ आते हैं? सोचो कहाँ आते हैं ये सब? अगर मैं सोचूं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, है ना, रुबीडियम, ये सब कैसे आते हैं? फ्रांशियम, ये सब कैसे आते हैं मैम? ये सब तो सब एल्कली मेटल्स हैं, हमारे ग्रुप 1 में आते हैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। अगर आज के टाइम पे तो हमें पता है तो हम वही बात करेंगे। हाँ जी मैम, तो ये क्या बोल रहे हैं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स that are relatively less rich such as बेरिलियम हो गए, मैग्नीशियम हो गए, कैल्शियम हो गए, स्ट्रोंडियम हो गए, बेरियम हो गए, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है। एल्कली मेटल नहीं, एल्कली मेटल को टॉप पे रख दिया। एल्कली मेटल को तो ये हाईएस्ट वॉल्यूम का मान रहे हैं। इन्होंने क्या बेटा देख रहे हैं? किस किस चीजों को देख रहे थे? याद करो मैम, बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं मैम, मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हैं, है ना मैम, एटॉमिक वॉल्यूम देख रहे हैं, एटॉमिक मास देख रहे हैं, है ना, ये सभी तो देख रहे हैं, एटॉमिक रेडियस देख रहे हैं, इन सब के बेसिस पे रख रहे हैं। तो इन्होंने देखा जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, उनकी जब ये सारी प्रॉपर्टी देखी गई तो उन्हें देखा गया कि वो टॉप पोजीशन पे बैठे हुए हैं। ये देखो जिसे मैंने सर्कल किया हुआ है, टॉप पोजीशन में, रेड कलर से जिसे मैंने सर्कल किया है ना, रेड कलर से जिसे मैंने सर्कल किया है। क्या बोला इन्होंने? वो तो टॉप पे बैठे हुए हैं, चलो अब जरा ग्रुप 2 को देखते हैं, है ना। ग्रुप 2 में क्या आता है? बेरिलियम आता है ना, बेरिलियम आता है मैम, मैग्नीशियम आता है ना, फिर क्या आता है? अच्छा कैल्शियम उसका ही आ रहा था ना, कैल्शियम आता है ना, कैल्शियम मैंने वहां तो नहीं लिख दिया, नहीं लिखा, ठीक है, कैल्शियम आता है मैम। उसके बाद क्या आता है? स्ट्रोंटियम आता है ना। ये सब क्या है? ये सब तो मैम एल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो सेकंड नंबर पे आया आपके पास एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देख रहे हो कहां पे लगे मेटल्स? कहां पे दिख रहा है आपको एल्कलाइन अर्थ मेटल? मैम आपने जिनको ब्लू सर्कल किया वही है ना? हाँ जी वही है एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इन्होंने क्या बोला कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है आर लोकेटेड इन द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। डिसेंडिंग मतलब समझते हो? बड़े से छोटा।
असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगी है, देखो जब डिसेंडिंग नीचे आते जा रहे, नीचे आते जा रहे, मिल गया मैम, नीचे आते जा रहे, नीचे आते जा रहे, मिल गया मैम, नीचे आते जा रहे, मिल गया। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हैं कर्व। क्या बोला मैम ने? लोथरमियर ने, मैंने नहीं, लोथरमियर ने। पहला बोला कि भाई जितने भी तुम्हारे एल्कली मेटल है ना वो टॉप पोजीशन पे बैठे हुए हैं, समझ रहे हो, टॉप पे बैठे हुए हैं वो, और जितने आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठे हुए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठे हुए हैं। दो बातें बता दी मैम ने, दो बातें बता दी, ठीक है। अब मैम असेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताओ। असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व इज ऑक्यूपाइड बाय द हैलोजेंस। मतलब मैम, मतलब आप अगर इसको ध्यान से देखो, अब मैं कौन सा कलर ले लूं, डार्क पिंक दिखेगा इसमें, है ना। अब इन्होंने बोला कि इधर सुनना मेरी बात को, अब तुम ऊपर जाओ, असेंडिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर जाओ, ठीक है मैम। तो जब नीचे से ऊपर के, जैसे कि देखो यहाँ से ऊपर जा रहे, ऊपर जा रहे, ऊपर जा रहे, फ्लोरीन दिख गया, फ्लोरीन दिख गया, ऊपर जा रहे, ऊपर जा रहे, ऊपर जा रहे, क्लोरीन दिख गया, है ना, क्लोरीन दिख गया। यहाँ पे ऊपर जा रहे, ऊपर जा रहे, ब्रोमीन दिख गया, ब्रोमीन दिख गया। तो तीसरी कैटेगरी इन्होंने क्या बोली, इन्होंने बोला कि अगर आप बात कर रहे हो हैलोजेंस की, हैलोजेंस की, तो वो कहाँ पे है, वो है मैम असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, असेंडिंग, जिसे मैम ने मार्क किया है डार्क पिंक कलर से, डार्क पिंक कलर से, है ना। बेटा ये क्या थे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर थे, दे वर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। समझ में आई तीनों चीजें? बताओ बताओ, समझ में आई कि नहीं आई? आ गई तो यार जल्दी से चैट बॉक्स में आना चाहिए क्लियर। मैं एक बार वापस समझाती हूँ, अगर आ गई तो तुम क्लियर लिखना, ठीक है, अगर आ गई तो क्लियर लिखना। खैर ये भी पढ़ लो, सिंस एल्कली मेटल्स हैव द हाईएस्ट वॉल्यूम दे वर फाउंड एट द टॉप ऑफ द कर्व, दे आर एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। मतलब मैम अब वापस से मैं पूरे को आपको समझाती हूँ, अगर आपको आ गई तो वेरी गुड। कुछ लोग बोल रहे हैं ये हैं क्या मैम एल्कली मेटल्स वगैरह, यही नहीं पता, नहीं पता, चलो बता देती हूँ। एल्कली मेटल्स बेटा, अगर आप पीरियोडिक अभी नहीं, रुक जाओ, मैं तुमको अभी इसमें नहीं बता रही, अलग से नहीं बता रही, मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल में ही समझा दे रही हूँ। अगर किसी को यही नहीं पता ये क्या होता है तो पीरियोडिक टेबल देख के समझा देती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये आपके एल्कली मेटल है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, फ्रांशियम, पहले वाले ग्रुप्स। दूसरे एल्कली अर्थ मेटल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। हैलोजन क्या है मैम, ये हैलोजन है बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन है आपके, ठीक है। तो इन तीन चीजों की इन्होंने बात करी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, मैम वापस से समझा दो, हमें तो नहीं आया, मुझे पता तो मैं नहीं आया होगा। लोथरमियर ने क्या बोला, लोथरमियर ने बोला कि यार मैं ना स्टडी कर रहा हूँ। तो लोगों ने बोला किसकी, इन्होंने बोला एटॉमिक वॉल्यूम देखा मैंने हर एलिमेंट का, मैंने हर एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट देखा, हर एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट देखा, हर एलिमेंट की मैंने कई सारी प्रॉपर्टीज देखी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये वो ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज देखी। अब मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। तो लोगों ने बोला बनाओ, कैसे बनाओगे? तो इन्होंने बोला 2 एक्सेस लूंगा। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला मैं ना 2 एक्सेस लूंगा, एक एक्सेस में मैं एटॉमिक मास रख दूंगा यानी कि एटॉमिक वेट, और दूसरे में मैं एटॉमिक वॉल्यूम रख दूंगा, इन्होंने बोला मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, किसके बेसिस पे पता है? लोगों ने बोला किसके बेसिस पे? इन्होंने बोला इन सारी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो मैं पढ़ रहा हूँ। तो कुछ ऐसा ग्राफ आया, ये चला चला ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, है ना, ऊपर ऐसे, ऊपर नीचे, इस तरीके का कुछ ग्राफ आया। ये कुछ ग्राफ दिखा इनको। अब एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाया मैंने, बट इन्होंने भी इसी तरीके से देखा। अब इन्होंने 3 बातें बोली। इन्होंने बोला मैं 3 तरीके से बताता हूँ तुमको। एक बार मैं टॉप पोजीशन की बातें बताऊंगा, एक बार मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बताऊंगा चीजों को, और एक बार मैं असेंडिंग ऑर्डर में बताऊंगा चीजों को। टॉप पे इन्होंने क्या देखा कि जितने भी टॉप एलिमेंट्स आ रहे हैं, टॉप पे आ रहे हैं हमारे एल्कली मेटल्स। लोगों ने बोला मतलब, तुम्हारे जैसे लोगों ने बोला मतलब, तो इन्होंने बोला जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, कैल्शियम बोल रही हूँ, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, ये आपके एल्कली मेटल है, ये टॉप पे आ रहे हैं। फिर इन्होंने बोला आप डिसेंडिंग ऑर्डर जानो, नीचे आते टाइम क्या दिख रहा है? लोगों ने बोला क्या दिख रहा है? इन्होंने बोला एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉरी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लोगों ने बोला मतलब, फिर तुम जैसे लोग आए मतलब ही, उन्होंने बोला मतलब, तो उन्होंने बोला बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, स्ट्रोंटियम, है ना, रुबीडियम, ये सारे। इन्होंने बोला अब मैं इसको देखता हूँ, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए, नीचे लगे हुए हैं। फिर इन लोगों ने बोला असेंडिंग ऑर्डर ऊपर जाते टाइम बताओ, तो इन्होंने बोला हैलोजेंस लगे हुए हैं। लोगों ने बोला अभी अगेन मतलब बताइए, तो उन्होंने बोला जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इन्होंने बताया। अभी बता, समझ में आया? अभी बताओ यार, इससे आसान तुमको लोथरमियर ग्राफ कौन बता पाएगा? बताओ,
पढ़ लो, पूरे पॉइंट्स उठा के पढ़ लेना पीपीटी के। क्या रह गया यार, 3 चीजों में बता दिया मैम ने क्या है लोथर-मेयर का एक्सपेरिमेंट। हाँ, 3 चीजों में बस लोथर-मेयर के बारे में सब समझ गया। ये ग्राफ है इनका। आप अगर नॉर्मल ग्राफ बनाओगे तो जैसे मैंने बनाया बना देना, यहाँ पे आप टॉप पोजीशन दे देना एल्कली मेटल को, फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल को, फिर उसके बाद हेलोजेंस को। तो आप जब ग्राफ को देखोगे आप अपने आप समझ जाओगे इन चीजों को। अब बताओ यार इससे इजी क्या बता दूं, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? किसी और टीचर से पढ़ के देखोगे तब बोलोगे कि अरे मैम ये इससे आसान कोई नहीं बता सकता था, सबसे आसान भाषा है ये। क्लियर हुआ? बताओ आया? आया कि तुमको छुट्टी छुट्टी चलती रहती है दिमाग में? हाँ, कभी ये नहीं सोचना है कि मैम ने कितना आसान कर दिया टॉपिक, छुट्टी कर दो मैम पहले, क्या करो तुम यार, एग्जाम में तो ऐसा नहीं बोलने वाले हो। ऐसा तो नहीं पेपर आ गया अरे भाई सर छुट्टी कर दो सर हमें घर जाना, ये मत करके आना बेटा, ये मत करना। घर वाले भी छुट्टी कर देंगे, घर वाले बोलेंगे बेटा इस घर से जाओ कहीं और रहो, तुम छुट्टी तुम्हारी याद से इस घर से, समझ रहे हो? छुट्टी छुट्टी मत बोला करो यार, क्या छुट्टी कर रहे हो तुम लोग। चलो तो बहुत सारे क्लियर आ गए मेरे पास, वेरी गुड। मैंने कई बार रिपीट कर दिए, रीड भी कर लिया, कोशिश की आपको याद भी करा दूं और अच्छे से समझा भी दिया, तो आई होप सो पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर सकते हो आप बाद में। अब आते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, अब मेंडलीव इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। फादर, कभी कभी राइटिंग अच्छी नहीं बनती ना, इस बोर्ड में गुस्सा आ जाती है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, पूरा नाम था दिमित्री मेंडलीव, पूरा नाम लिख दूं, दिमित्री मेंडलीव, ठीक है। रशियन साइंटिस्ट थे ये, ठीक है। इन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में लाया। अब आप समझ रहे हो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल क्यों बोला जा रहा है मैम? क्योंकि इन्हीं का पीरियोडिक टेबल फाइनल होगा, है ना, इन्हीं का पीरियोडिक टेबल। कोई कह रहा है मैम छुट्टी कर दो पिज्जा खाना है, अब बेटा भूल जाओ तुम छुट्टी। दूसरों की खुशी में खुद की खुशी देखना मुझे नहीं आती, नॉट माई टाइप, इट्स नॉट माई टाइप, इट्स रियली नॉट माई टाइप। मुझे दूसरों की खुशी मुझसे नहीं देखी जाती। मुझे लगता है क्यों खुश है यार, मेरे पास वो खुशी क्यों नहीं है? तुम्हारे पास पिज्जा है, तुम खाने जा रहे हो, तो मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगी? अब तो मैं कहती हूँ लौकी की सब्जी जब तक गुस्से में ना बना लो तुम्हारी मम्मी, तब तक तुम नहीं जाओगे, लौकी ही खाओगे आज तुम, समझ रहे हो? इधर पे आ जाओ। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया होगा आपके दिमाग में, मतलब एक क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में, मैम क्यों इनको बोला गया कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? क्या इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वही फाइनल में रही? आंसर इज नहीं, नो। तो फिर क्यों मैम? क्योंकि इन्होंने पीरियोडिक टेबल की बात करी। आपको एक क्वेश्चन आएगा लोथर-मेयर के टाइम पे भी कि मैम लोथर-मेयर का पीरियोडिक लॉ में क्या दिक्कतें आई? तो सबसे बड़ी जो लोथर-मेयर का डिफेक्ट था ना, या आप बोल लो ड्रॉबैक था, वो ये था बेटा कि ग्राफ की बात कर रहे थे, ग्राफ की बात कर रहे थे। आप समझ रहे हो, आज के टाइम पे आप ही ने बताया 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट को ग्रुप, 118 एलिमेंट्स कैसे ग्राफ में याद कर लोगे? पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है 118 एलिमेंट्स का ग्राफ याद कर पाए कोई इंसान, या 118 एलिमेंट के बारे में पढ़ पाए कोई इंसान। पॉसिबिलिटी नहीं, 0% चांसेस है कि आपने एक ग्राफ बनाया उसमें 50 एलिमेंट डाल दिए। पॉसिबल ही नहीं है कि आप उनकी प्रॉपर्टीज को सिमिलैरिटी दिखा पाओगे या आप उसे समझ पाओगे बहुत इजीली। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द ग्राफ। अदरवाइज चीजें कई हद तक सही थी। दूसरी गलती क्या थी? अगर आपको एक भी ड्रॉबैक ना याद रहे ना, तो हर एक में ड्रॉबैक ये जरूर लिख के आ जाना कि दे प्लेस्ड द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट नहीं होगा क्योंकि बाद में पता चलेगा, तो एटॉमिक वेट वाली गलती करी। तीसरी, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, वही एलिमेंट्स की डिस्कवरी ही नहीं थी पूरी तरीके से, तो वो भी गलत था इनके हिसाब से। तो अब आए मेंडलीव। अब मेंडलीव ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने बोला, जैसे मैं तुमसे बताती हूँ, अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे चैप्टर स्टार्ट करने के पहले। अब देखो आपने किया क्या, घर में एक किचन अलग बनाया हुआ है जिसमें आपने सारे खाने की चीजें रख दी, है ना। ऐसे आपने क्या किया, एक ब्लॉक बना दिया किचन का एक एरिया बना दिया, है ना। फिर आपने क्या किया, उसके बाद एक एरिया बना दिया जिसमें आपने बुक्स कॉपीज रखी हुई, स्टडी रूम का नाम दे दिया, है ना। या फिर ये सब बताओ, किराने की शॉप में गए हो कभी, क्या होता है, एक जगह सारे के सारे पेस्ट रखे हैं, टूथपेस्ट, एक जगह शैम्पूज रखी है सारी की सारी, एक जगह सारे के सारे चॉकलेट्स रखी हुई है ना, एक जगह टॉफीज रखी हुई है ना। कहीं भी स्टेशनरी की शॉप में जाओ, एक जगह कॉपीज, एक जगह बुक्स, एक जगह स्टेशनरी जैसे स्केल्स हो गई, एक जगह पेन्स रख दिए सारे, एक तरफ पेंसिल रख दी, तो ये ब्लॉक्स के फॉर्म में है। तो ये मेंडलीव ने बोला कि हम जितने भी एलिमेंट को रख रहे हैं उन्हें किस तरीके से रखना है। इनको ये आइडिया लोथर-मेयर की वजह से आ गया। लोथर-मेयर के में एक बड़ा मेन डिफेक्ट निकल के आ गया, जो कि सबसे मेन डिफेक्ट यही निकल के आ गया कि ग्राफ के फॉर्म में कैसे याद करें। सही बात बोली, काफी हद तक चीजें सही थी, लेकिन ग्राफ के फॉर्म में कैसे याद करेंगे, बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा।
इन्होंने उनसे सीखा और इन्होंने बोल दिया आप बना दीजिए पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल की बात अभी तक आपने किसी भी साइंटिस्ट के मुंह से नहीं सुनी एक्सेप्ट फॉर मेंडलीव। समझे? समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं लगे? समझे? दिमाग में गया कि नहीं गया? गया ना दिमाग में तुम्हारे? कुछ गया कि नहीं गया? हाँ, तो इन्होंने क्या बोला, तृप्ति धीमरी नहीं है यार, मत करो यार, क्यों कर रहे हो यार ऐसा, मैं क्या करूं मैं, लुट गया, बर्बाद हो गया, चूड़ियां तोड़ दूंगी मैं अपनी, जैसे तुम लोग बातें करते हो। क्या बातें करते हैं? हाँ, समझे ये बात? अच्छे से समझ में आई सबको? तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आई होगी कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल की बात करी। किसकी बात करी मेंडलीव ने? पीरियोडिक टेबल की बात करी मेंडलीव ने। किसकी बात करी? पीरियोडिक टेबल की बात करी। तो ही इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड ये 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सो इट स्टेट्स दैट, अब इन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ भी दिया, पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ दिया मेंडलीव ने। क्या लॉ था? इट स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स रिपीट पीरियोडिकली। मतलब मैम इन्होंने बोला एलिमेंट्स को उठाइए, टेबल में रख दीजिए। टेबल मतलब मैम, टेबल मतलब बेटा ग्रुप और कॉलम बना दो, टेबल रख दीजिए। टेबल मतलब होता है ग्रुप और कॉलम्स में रख दो। टेबल बनाई इन्होंने, जिसमें इन्होंने बोला कि ग्रुप्स और कॉलम्स बना दो, ग्रुप्स एंड कॉलम्स। ठीक है, ग्रुप्स एंड सॉरी रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स, यानी कि रो बनाओ एंड कॉलम बनाओ। रोज और कॉलम्स में रख दिया इन्होंने बोला कुछ रो बना दो, कुछ कॉलम बना दो, उठा के एलिमेंट को पुट कर दीजिए। ठीक है मैम, समझ गई बात। अब ये देखो क्या बोल रहे हैं, जब आप एलिमेंट को पुट करते हो ना तो उनमें आप क्या देखोगे, क्या देखोगे, क्या देखोगे? जब आप ये काम करोगे तो क्या देखोगे? एलिमेंट्स की क्या चीज देखोगे? बोलोगे मैम हम देखेंगे कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी, प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटीज पहली चीज। और दूसरी चीज मैम हम देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, जिसे आप बोल सकते हो। 2 चीजें देखी इन्होंने, जैसे बाकी साइंटिस्ट कर रहे थे, इन्होंने भी यही किया। टेबल की बात कह के इन्होंने बहुत अलग कर दी चीजें। टेबल जो कोई नहीं बता रहा अभी तक, ये अभी तक किसी ने नहीं बताया, ये अभी तक किसी ने नहीं बताया। इट स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होंगी एलिमेंट्स की, वो रिपीट करेंगी पीरियोडिकली। इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी कहने लगोगे आगे चल के, व्हाट इज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी? तो बेटा एलिमेंट्स को जब हम रख रहे हैं ना तो उनमें एक रिपीट दिख रहा है, रिपीटिशन दिख रहा है, एक पीरियोडिकली रिपीटिशन दिख रहा है। मतलब नहीं समझोगे तो मैं समझाती हूँ। जैसे अगर मैं एक पीरियोडिक टेबल की बात करूँ तो आपने एक चीज देखी है, आपने एक चीज देखी होगी, पहले आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, ऊपर हाइड्रोजन भी होता है ना, नीचे क्या होता है, बेरिलियम होता है, यहाँ पे मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है। आप इसमें देख रहे हो क्या होता है, असलियत क्या है। यहाँ से आते टाइम आपको पता है इन सभी का एटॉमिक रेडियाई बोल लो या फिर एटॉमिक साइज बोल लो, ये इंक्रीज करता है नीचे आते टाइम। हाइड्रोजन छोटा सा एलिमेंट है, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, सिमिलरली बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये एक प्रॉपर्टी में आपको रिपीटिशन दिखा, रेगुलर रिपीटिशन दिखा। मतलब समझ रहे हो? मतलब हाइड्रोजन के बाद लिथियम साइज बढ़ गया, फिर मैग्नीशियम फिर उसके बाद सोडियम आ गया, एटॉमिक साइज बढ़ गया, फिर उसके बाद कैल्शियम, पोटेशियम आ गया, एटॉमिक साइज बढ़ गया। तो एक पर्टिकुलर रिपीटिशन देख रहे हो कि हर एक के बाद एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ऐसी कई प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन देखने को मिलता है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस आ रहा होगा ऊपर से नीचे आते टाइम, आयनाइजेशन एनर्जी में कुछ डिफरेंस आ रहा होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कुछ डिफरेंस आ रहा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ डिफरेंस आ रहा होगा। यानी कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट की, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सभी में एक रिपीटिशन दिख रहा है और ये रिपीटिशन रेगुलर है। मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ये होते हुए दिख रहा है, एक्सेप्ट फॉर सम एक्सेप्शंस, उसको हटा दो अभी। तो ये रिपीटिशन देखने को मिल रहा है, इसे आप बोलते हो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। मैं वापस से रीड कर रही हूँ, वापस सुनना। It states that, what states that? Mendeleev's periodic law. Mendeleev states that physical and chemical properties of the element repeat periodically. मैं वापस से बोल दूं, इसमें कई जगह आपको लिखा हुआ दिखेगा are you can say periodicity in properties. Periodicity in properties का मतलब होता है किसी चीज का रिपीट होना at regular interval, है ना, एक के बाद एक कुछ रिपीटिशन दिखना और रेगुलर इंटरवल में ये रिपीटिशन दिखना। जैसे ऊपर से नीचे आते टाइम सेकंड से थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ, ऐसे पीरियोडिकली रेगुलर रिपीटिशन दिखेगा आपको। ठीक है, व्हेन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में रखोगे तो ये कहानी होगी। क्या हम इनके लॉ को वापस से बताएं, क्योंकि आपको लॉ पूछा जा सकता है, आपसे डायरेक्टली लॉ पूछा जा सकता है, तो आपको याद भी होना चाहिए, समझ भी आना चाहिए। एक बार वापस से रिपीट करूं मैं, चलो
चलो वापस रिपीट करते हैं। इट सेड्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट पीरियोडिकली, यानी कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, रिपीट एट रेगुलर इंटरवल बोल लो, रेगुलर इंटरवल बोल लो, या रिपीट पीरियोडिकली बोल लो। कब? व्हेन अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। कब? जब इनको आप अरेंज करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। याद हो रहा है? अभी मत सोचो बेटा एटॉमिक रेडियस क्या होता है, अभी जो बोल रहे हो कि मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये वो बता देंगे, वो बात की बात है। पहले बताओ समझ में आया? आया कि नहीं आया? टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दे इन द चैट बॉक्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताते ही नहीं हो यार, क्लियर ही नहीं बता रहे हो तुम लोग। इतनी देर से इतनी डिटेल में समझा रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा तुमको। हाँ क्या कह रहे हो? दिस मीन्स दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज विल अपीयर आफ्टर रेगुलर इंटरवल। जैसा मैम ने आपको बताया, एटॉमिक वेट में जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे तो एक रेगुलर इंटरवल में आपको कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होते हुए दिखेगा रेगुलरली। उस टाइम पे बेटा 63 एलिमेंट्स थे, तो आप हमेशा के लिए याद कर लेना ये चीज। मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को ही पीरियोडिक टेबल में रखा था, क्योंकि और एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को कई लोग समझते हैं कि जो ये वाली पीरियोडिक टेबल है ना, ये वाली, ये उन्हें लगता है ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है। ये नहीं थी, ये नहीं थी। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कौन सी थी मैम? ये थी, ये वाली थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इतने से एलिमेंट्स आए थे, है ना। खैर ये एग्जैक्ट तो नहीं है, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की जगह भी छोड़ी हुई थी, बट मैं बता रही हूँ इतने एलिमेंट्स आए हुए थे, इस तरीके से रखे गए थे उनके हिसाब से एलिमेंट्स। ठीक है, बता दो, क्लियर आ गया ना? क्या बात है भाई, टेक्नोलॉजिया आ गया ना क्लियर हमारे पास बहुत सारा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरीके से पढ़ते रहो बेटा, विशाल मेगा मार्ट में गार्ड की नौकरी मिल जाएगी तुमको। एलिजिबल हो जाओ तुम, एलिजिबल हो जाओगे उसके लिए। बस ऐसे ही लगे रहना है जिंदगी में। ठीक है, क्लियर हो गया? मजाक कर रही हूँ, ठीक है। IAS वाईएएस कुछ मतलब ऐसे साइंटिस्ट है ना, कुछ भी बड़ा ही बनना है यार तुमको तो स्टार बनना है। याद नहीं है? याद नहीं तुमको तो अगले साल मेरे साथ इंटरव्यू में बैठना है, याद है कि नहीं है? हाँ, मैं इंटरव्यू लूंगी तुम लोगों का, प्रॉमिस याद है ना सबको? याद तो है ना? अगले साल जब आप आने वाले हो मेरे साथ इंटरव्यू में, तब ये बात बोल देना कि मैम हम उस क्लास में थे, हमको याद था कि आपको इंटरव्यू लेना है हमारा। करने तो वाले हो ना टॉप अप। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से दिख रही होती है ना। अब आपको एग्जैक्ट पीरियोडिक टेबल कोई लिखने को नहीं देता, तो ऐसे आपको याद भी नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। कुछ यू कैन से पॉइंट्स, कुछ क्या मतलब, कुछ तो नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छी पीरियोडिक टेबल मानी जाती है, बट फिर भी कुछ डीमेरिट से या बोलो ड्रॉबैक थे। मैं 9:30 के पहले नहीं छोड़ने वाली यार, मुझसे मत बोलो तुम लोग। और ये भूख क्या लिख रहे हो तुम लोग, के सुन के मुझे भूख लगाती है। हाँ, 9:30 के पहले तो तुमको जाने से रहे, तुम्हें जाना हो तो तुम अभी क्लास लीव करके जा सकते हो, बाद में पढ़ लेना के। 15 मिनट बड़े बच्चे, 15 मिनट तो पढ़ लो यार, मतलब एटलीस्ट जान के तो जाओ कि पीरियोडिक टेबल कौन सी सक्सेसफुल बनी है। हाँ, क्या बीच में छोड़ के जा रहे हो, फिर कल सोचोगे कि यार क्या पढ़ के गए थे, क्या सच्चाई है पता ही नहीं चली। हाँ, मूवी की एंडिंग ही नहीं देख रहे हो तुम, कैसी मूवी देखने आए हो भाई, मूवी की एंडिंग ही नहीं देखती तुमको। चलो, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मेरिट्स तो खैर बहुत सारे थे, एक उठा के लिख दिया जो सबसे बड़ी बात थी। मेरिट्स तो बहुत सारे थे, नंबर ऑफ मेरिट्स थे। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात तो यही थी कि रोज और कॉलम्स में रख दिया। रोज और कॉलम्स में तो अभी तक कोई बता ही नहीं रहा था। पीरियोडिक टेबल बना दी, टेबल के फॉर्म में भी कोई नहीं बता रहा था। ठीक है, गगन कह रहा है मैम पराठे बने खाओगे। गगन ऐसे कुछ टॉप अप करो, फिर उसके बाद ऐसे तुम्हारे घर आएंगे कभी तो फिर पक्का डील डन। गगन के साथ एक पर्टिकुलर एक अलग ही डील डन हो चुकी है। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। नाउ एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, या यू कैन से अपनी पीरियोडिक टेबल में करी, सम गैप्स वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट्स येट टू बी डिस्कवर्ड। गैप्स बना दिए जो एलिमेंट अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए। ये किसी साइंटिस्ट ने नहीं किया, किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं किया, जबकि 63 एलिमेंट्स थे इनके टाइम पे, 63 एलिमेंट्स केवल फाउंड हुए थे। बट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने पहले ही गैप बना दिया, अनडिस्कवर्ड। इन्होंने बोला यहाँ पे आ सकता है एलिमेंट, वहाँ पे आ सकता है, तो कुछ गैप छोड़ दिया पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़ दिया। ठीक है मैम। Thus, if a certain new element is discovered, it can be placed in a new group without disturbing any existing group. उसको नए ग्रुप में रख देंगे उठा के, बिना किसी और ग्रुप को डिस्टर्ब किए बिना। ठीक है, किसी और को डिस्टर्ब भी नहीं करना पड़ेगा, उनको नए ग्रुप में भी हम रख देंगे। समझे? आया समझ में? तो ये हो गया इनके अकॉर्डिंग। कचौड़ी भी बनी है यार तुम लोग, मतलब सब इतने सारे स्टूडेंट्स अगर सब बताने लगे क्या बना है तो छुट्टी कर दूंगी यार, फिर नहीं रहा जाएगा, फिर जाना पड़ जाएगा घर, ऑर्डर करना पड़ जाएगा। मत बताओ यार, क्यों कर रहे हो ऐसा, मत बताओ, इधर आ जाओ। शाही पनीर मतलब बना भी है ऐसे, आप फेंकने लग गए हो। हाँ मत बताओ, मैं रीड ही नहीं करूँगी, चैट ही रीड नहीं करूँगी, इधर आ जाओ।
चल खैर एज आई सेड बहुत सारे मेरिट्स थे, जैसे कि रोज और कॉलम्स वाली बात बताई है ना, गैप्स रखे उसकी बात हमने करी, सही भी हो रही थी इनकी पीरियोडिक लॉ जो निकला, रिपीटिशन देखने को मिल रहा था है ना, रेगुलर इंटरवल हो रहा था रिपीटिशन, तो कई सारी चीज़ें सही है, कई सारी चीज़ें सही हैं, कई सारी चीज़ें सही हैं। चैट्स बंद कर दो, बर्गर, खिचड़ी, दलिया, चलेगी क्लास बेटा, 1 घंटे एक्स्ट्रा क्लास होगी आज की तुम्हारी, 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास होगी। मोमो, मोमो किसके घर में बनते हैं? हाँ, दाल चावल, नूडल, पनीर, मैं ध्यान ही नहीं दूंगी। डीमेरिट्स पे आ जाओ, डीमेरिट्स पे आ जाओ। पानू को फोन लगाना पड़ेगा आज तो। पानू जल्दी से खाने का प्रबंध करो, बच्चों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। अच्छा, कुछ ड्रॉबैक निकले, कुछ आप इसको ये नहीं बोलते हो एग्जैक्ट कि बहुत गलतियां थी, एज ए सेड है ना, काफी अच्छी पीरियोडिक टेबल थी भाई, बहुत ही अच्छी, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल का नाम दे दिया, अब कैसे बताऊं कि पीरियोडिक टेबल कैसे थी। ठीक है, तो लेकिन कुछ डीमेरिट्स भी थे, जैसे कि मैम, जैसे कि हाइड्रोजन की पोजीशन सबसे बड़ा एक डीमेरिट बना। पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे रखें? अब कहाँ पे रखें, क्यों आ रहा है मैम? कहीं भी रख दो ना जिससे प्रॉपर्टी मैच होगी, अभी समझाऊंगी क्यों ऐसा बोला गया। फिर उसके बाद बेटा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मैंने जैसे आपको बोला कि जब तक आप फाइनल पीरियोडिक टेबल में नहीं आते हो, ये ड्रॉबैक हर एक में लिख सकते हो। एटॉमिक मास के बेसिस पे रख रहे हो, अब मास के बेसिस पे चीजों को रख रहे हैं तो आंसर पूरी तरीके से करेक्ट नहीं आ रहा। नॉट रेगुलर वाइल मूविंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, जब आप बोल रहे हो कि रेगुलर इंटरवल हर एक में देखने को ही नहीं मिल रहा, मास के अकॉर्डिंग रेगुलर इंटरवल देखने को मिल ही नहीं रहा है, मास के अकॉर्डिंग रेगुलर इंटरवल देखने को ही नहीं मिल रहा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स येट टू बी डिस्कवर्ड वाज नॉट प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि वो एलिमेंट कौन सा होगा, कहां पे रखा जाएगा, दे आर नॉन प्रिडिक्टेबल। बहुत 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 बड़ी एक गलती, बहुत बड़ी एक गलती, आइसोटोप्स। आपको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं? हाँ जी मैम, आपने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर यानी कि Z बट डिफरेंट मास नंबर यानी कि A। अब सुनना मेरी बात को, टेक्नोलॉजिया, अब मेरी बात को सुनो टेक्नोलॉजिया। हाइड्रोजन क्या होता है मैम? 1H1 मैम, 1H2 सॉरी, ऊपर रखते हो आप A, 2H1 2H1 3H1, ये पढ़े हो? हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, सारे के सारे मतलबी बच्चों, मेरे मतलबी बच्चों, ये पढ़े हो, ये पढ़े हो। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। हाइड्रोजन को मतलब तुम पीरियोडिक, मतलब ऐसे मैंगलीव से मैंने पूछा, मैं गई, अब ऐसे मेरी हिम्मत तो नहीं है, ही इज़ अ वेरी बिग साइंटिस्ट, चलो मैं नहीं गई, कोई और गए, दूसरे साइंटिस्ट गए, उन्होंने बोला भाई साहब टेक्नोलॉजी नहीं ये नहीं पूछा, भाई साहब ये कहाँ रखोगे आप? 3 जगह रखोगे क्या हाइड्रोजन को? क्योंकि आप तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रख रहे हो। हाइड्रोजन के तो 3 मास पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स प्रोटियम पाया जाता है। चलो ठीक है, उन्होंने बोला प्रोटियम ज्यादा पाया जाता है, प्रोटियम को रख दो, चलो ठीक। क्लोरीन 2 मास पाए जाते हैं। अब कई सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स निकल के आ गए, एंड अगर हम आइसोटोप्स को उठा लेंगे, आइसोटोप्स को उठा लेंगे तो हम कहाँ पे रखेंगे? हम कहाँ पे रखेंगे आइसोटोप्स को उठा के? मास के अकॉर्डिंग आप रख रहे हो, तो ऐसे तो कई सारे एलिमेंट्स निकल के आ गए जिनका मास है, जिनका एक से ज्यादा मास है, सॉरी, तो कहाँ रखोगे आप उन्हें? तो पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बना, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बना पोजिशन ऑफ आइसोटोप का। जल्दी से बता दो, जल्दी से चैट बॉक्स में ये आ जाए, बहुत ही जल्दी से यार, इतना टाइम नहीं, इतनी टाइम में तो तुमने जो चीज़ें बताई हैं ऑर्डर हो जाती हैं यार, इतना टाइम नहीं। H2O पी लो मैम, थैंक यू सत्या, सत्या तुमने तो एकदम सत्य बोल दिया। सत्या भी लाइक मैम जल्दी मत मरना, पानी वानी पीते रहो, हाइड्रेटेड रहो, समझ रही हूँ मैं। खाना तो खिला नहीं सकते तुम लोग, पानी पी लेती हूँ तुम लोग के कहने पे, है ना। कभी ये नहीं है कि मैम के अकाउंट में से 100 रुपये ट्रांसफर कर दिए, 200 रुपये ट्रांसफर, मैम जाओ खाना खा लो, ये तो है नहीं तुम्हें। चलो इधर पे आ जाओ, मजाक कर रही थी। अच्छा आगे आप समझ गए। अब एक नंबर का क्वेश्चन भाई कई बार पूछ लिया जाता है, एक नंबर का एक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, इका एल्यूमिनियम इका सिलिकॉन क्या है? इसे एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन बोलते हैं कई जगह। अब ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, लगता है अरे भाई साहब ये कौन सा नाम है, ये कौन सी दुनिया से आए हैं? तो ये मेंडलीव ने नाम दिए, मेंडलीव ने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की जगह छोड़ी थी। यस मैम, तो 2 नाम दिए, वैसे 3 थे, इका बेरियम भी था, बट आपको फिलहाल 2 आपके एग्जाम में कई बार पूछते हैं, तो सबसे फेमस यही दोनों है, इका एल्यूमिनियम इका सिलिकॉन। लग रहा है इका है भाई, इका है गाइस, इका है, इका है। पानू का फोन आ गया, देख रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना, टाइम पे घर भी तो जाना होता है एक औरत को, जाऊंगी ना टाइम पे। हाँ जी भाई,
समझ रहे हो? ईका है, ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन ये सुना है कभी? वेरी गुड, कई लोग आंसर भी लिख रहे हैं। चलो खैर समझाती हूँ मैं। तो ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन है क्या? ईका एल्यूमिनियम और ईका सिलिकॉन का मतलब होता है बिलो पोजीशन। आप ऐसे रखना, एल्यूमिनियम के बिलो पोजीशन में कौन है एंड सिलिकॉन की बिलो पोजीशन में कौन है, दैट इज ईका एल्यूमिनियम एंड ईका सिलिकॉन पोजीशन है ना। तो ऐसे याद करो इसको, एल्यूमिनियम के नीचे ईका है, एल्यूमिनियम के नीचे ईका है, सिलिकॉन के नीचे ईका है। तो एल्यूमिनियम के नीचे जो एलिमेंट आएगा, उन्होंने बोला उसको ईका एल्यूमिनियम बोल दो, क्योंकि उस टाइम पे तो डिस्कवर ही नहीं हुआ था कौन है। सिलिकॉन के नीचे जो आएगा उसको बोल दो ईका सिलिकॉन। बेरियम के नीचे जो आएगा उसको बोल दो ईका बेरियम। ईका वर्ड रखते जाते, ईका वर्ड रख रहे थे। ईका का मतलब जो चीज अभी अनडिस्कवर्ड है वो जब आके यहाँ पे रखोगे ना तो उसको रख देना। तो ईका एल्यूमिनियम मतलब बिलो पोजीशन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे जो पीरियोडिक टेबल में जगह है वहां पे जो आने वाला है दैट इज ईका एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट ईका सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन के नीचे जो आने वाला है, बिलो पोजीशन ऑफ सिलिकॉन इज ईका सिलिकॉन। आज के टाइम पे आपको पता है कौन आता है कौन नहीं। तो ईका एल्यूमिनियम इज गैलियम एंड ईका सिलिकॉन इज जर्मेनियम। गैलियम एंड जर्मेनियम। ईका एल्यूमिनियम मतलब ईका एल्यूमिनियम, ये आपका ईका एल्यूमिनियम है, ईका एल्यूमिनियम है, ठीक है, और ये आपका ईका सिलिकॉन है। नोट कर लो बेटा, एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ईका एल्यूमिनियम कौन है? गैलियम। ईका सिलिकॉन कौन है? जर्मेनियम। ईका एल्यूमिनियम कौन है? ईका एल्यूमिनियम कौन है? गैलियम। ईका सिलिकॉन कौन है? जर्मेनियम। मैम वापस से बता दो ताकि याद भी हो जाए हमें अच्छे से। वापस से बता दो मैम, ईका एल्यूमिनियम कौन है? गैलियम। ईका एल्यूमिनियम कौन है? गैलियम। ईका सिलिकॉन कौन है? जर्मेनियम। ईका एल्यूमिनियम कौन है? गैलियम। ईका सिलिकॉन कौन है? जर्मेनियम। और ये है क्या मैम? यानी कि एल्यूमिनियम के नीचे कौन आ रहा है? गैलियम। सिलिकॉन के नीचे कौन आ रहा है? जर्मेनियम। तो मेंडलीव ने बोला कि जब अभी डिस्कवर नहीं हुए एलिमेंट तो मैं खुद का कोई नाम दे देता हूँ इनको, खुद से कोई नाम दे देता हूँ। तो इन्होंने बोला एक एल्यूमिनियम के नीचे आ रहा है ईका एल्यूमिनियम रख दो, सिलिकॉन के नीचे आ रहा है ईका सिलिकॉन रख दो, बेरियम के नीचे आ रहा है ईका बेरियम रख दो। इस तरीके से इन्होंने नाम दे दिया। ठीक है, तो दिमित्री मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल predicted elements below aluminium and silicon called as ईका एल्यूमिनियम एंड ईका सिलिकॉन। तो ईका मतलब नीचे, ईका है नीचे क्या है ऐसे समझ लो। These elements were later discovered named as gallium and germanium। कुछ प्रॉपर्टीज देखे इन्होंने, देखा मैं एटॉमिक वेट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, ये सब देखता हूँ। तो इन्होंने देखा कि कई चीजें सही निकली है ना। जैसे कि इन्होंने ईका एल्यूमिनियम की प्रेडिक्शन जो दी थी वो सही निकल रही थी, है ना। आप देखो उन्होंने बोला कि यार एटॉमिक मास अगर हम बात करें एल्यूमिनियम के आसपास कुछ होगा, एल्यूमिनियम से कुछ मिलता जुलता, तो उसके बारे में इन्होंने बोला। फिर उन्होंने बोला मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा क्योंकि एल्यूमिनियम का लो होता है। फिर उन्होंने बोला एल्यूमिनियम क्या बनाता है? Al2O3। तो उन्होंने बोला जो दूसरा एलिमेंट आएगा ईका एलिमेंट, जिस एल्यूमिनियम जैसे आप बोल रहे हो वो भी E2O3 के तरीके से दिखेगा, E2O3, यानी कि ईका एल्यूमिनियम ईका सिलिकॉन ई से डिनोट कर रहे हैं। इन्होंने बोला वो E2O3 की तरह दिखेगा क्योंकि एल्यूमिनियम Al2O3 की तरह दिख रहा है ना। अगर मैं बात करूं इसका तो सिलिकॉन कैसे दिखता है? सिलिकॉन दिखता है Si2O3 के फॉर्म में। तो ये भी कैसे दिखेगा? E2O3 के फॉर्म में, समझ रहे हो। गैलियम बोलो कुछ, सॉरी SiO2 के फॉर्म में, SiO2 के फॉर्म में। तो उन्होंने बोला ये भी ऐसी दिखेगा, ये भी ऐसी दिखेगा, है ना, ये भी ऐसी दिखेगा। कैसे दिखेगा मैम? ये दिखेगा EO2 के फॉर्म में। मतलब प्रॉपर्टी सिमिलर आएगी क्योंकि ये तो यार रख ही रहे ना, सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तो रख रहे हैं। तो ये चीजें सिमिलर निकल के आई। बड़ी अच्छी डिस्कवरी मानी गई, बहुत 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 ब्रिलियंट डिस्कवरी में से एक डिस्कवरी थी जो कि थी ईका एल्यूमिनियम ईका सिलिकॉन, यानी कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की तरीके से। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एक काफी फेमस पीरियोडिक टेबल होता है, बट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की हमने कुछ लिमिटेशन पढ़ी जिससे कि हेनरी मोजले ने सीखा। दरअसल मैं आपको सच बता दूं, आपको पता है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का नाम क्या रखा गया? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मैम ये तो बेसिक सी बात थी, पर आपको पता है रियल जो आज के टाइम पे पीरियोडिक टेबल उसका नाम क्या रखा गया? हेनरीज पीरियोडिक टेबल नहीं, मोजले पीरियोडिक टेबल नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या आप बोलते हो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। या तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोल लो या फिर इसी को बोलते हो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मैम मोजले का नाम क्यों नहीं दिया? मतलब आप मोजले पीरियोडिक टेबल कई जगह बोल रहे हो बट असलियत में तो यही दो बोले जाते हैं। क्यों मैम? बहुत से साइंटिस्ट इंक्लूडेड थे, बहुत से साइंटिस्ट ने मिलकर इस पीरियोडिक टेबल को बनाया था, है ना। बहुत से साइंटिस्ट, रदरफोर्ड वगैरह, बहुत से साइंटिस्ट थे, विलियम वगैरह, है ना। तो बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इसका नाम दिया था, मिलके मतलब इसके बारे में बताया था। सबसे बड़ा हाथ क्योंकि मोजले का था तो मोजले को एक सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है। कई सारे साइंटिस्ट यहाँ पे मिले हुए थे, ठीक है। नाउ बड़ा ही अच्छा लॉ है।
अब बस इतना सा याद रखो, आपने जो भी पीरियोडिक लॉ मेंडलीव का पढ़ा है सेम है, बस एक डिफरेंस होगा, वहां पे एटॉमिक मास के बेसिस पे रख रहे थे और यहाँ पे एटॉमिक के वेट के बेसिस पे रखेंगे। क्या बोला मैम ने? मैम ने क्या बोला? मैम ने बोला कि आपको मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ याद रखना है, सेम है मोजले का पीरियोडिक लॉ, बस डिफरेंस ये है वहां पे एटॉमिक मास रख रहे थे, यहाँ पे एटॉमिक नंबर रख दोगे, जो कि पूरी तरीके से एक हिस्ट्री को बदल दिया। जितनी भी आपने हिस्ट्री पढ़ी अभी तक, उसमें सबसे बड़ी गलती मान ली गई कि एटॉमिक वेट में रखा था हर साइंटिस्ट ने, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखा था और वेट से ज्यादा मास पे ध्यान देना था। तो मोजले ने ये बात कैसे बताई मैम? इन्होंने एक्सरेज वगैरह की स्टडी कर रहे थे, फिजिसिस्ट थे, ही वाज अ फिजिसिस्ट, एक्सरेज वगैरह की स्टडी कर रहे थे, एक्सरेज वगैरह की स्टडी कर रहे थे। स्टडी में इन्होंने कई सारी चीजें देखी। इन्होंने बोला ये जो एक्सरेज निकल रही है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी का रूट है, फ्रीक्वेंसी का रूट है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है ना। डिफरेंट एलिमेंट्स की अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है ना, उनकी रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है मैम? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है। समझे? प्रॉपर्टीज, तो इन्होंने बोला कि अगर फ्रीक्वेंसी ऐसा है तो यानी कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, वो भी डिपेंड करेगी एटॉमिक नंबर पे। तो पूरी हिस्ट्री बदल गई है ना, हिस्ट्री बदल गई। हिस्ट्री क्या बदली मैम? हिस्ट्री क्या बदली मैम? हिस्ट्री ये बदली कि जो एटॉमिक मास में ले रहे हो आप, वो एटॉमिक नंबर में। मैम हिटलर के जैसे ये क्यों दिख रहे हैं? क्या बातें करते हो यार, क्यों करते हो ये बातें? हाँ समझे ये बात? 4 मिनट बचे? अच्छा तुम लोगों ने देख 3 मिनट बचे। हाँ जी भाई, समझे कि नहीं समझे? तो अब लॉ समझ लो, सेम ही है, मैम ने बताई दिया। अब तो मैम ने रिवील ही कर दिया, सेम है, बस डिफरेंस क्या होगा मैम? वहां पे एटॉमिक मास था, यहाँ एटॉमिक नंबर। द फिजिकल एंड, पहले ऐसे ही देखो, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन या रिपीटेड एट अ रेगुलर इंटरवल, जो भी बोल लो, ऑफ देयर एटॉमिक मास। खत्म, टाटा बाय बाय। क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब समझते हो क्या मैम? क्या समझाया? बता दो फिर से मैम। रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल, एट रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल में मैम रिपीटिशन देखने को मिलेगा प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज जैसे कि एटॉमिक साइज हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, आयनिक रेडियस हो गई, डिफरेंट प्रॉपर्टीज में एक रिपीटिशन देखने को मिलेगा। तो ये इन्होंने बोला। ये आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इन्होंने एक्स रेस की स्टडीज से ये बातें बोली। समझे बात को? ये है इनकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। फाइनली ये पीरियोडिक टेबल बन के आई। मोजले को इसका क्रेडिट भी गया, काफी हद तक उन्होंने बातें बोली थी। अब इन्होंने कुछ ग्रुप्स और पीरियड्स रखे। इन्होंने बोला 7, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें आप बोलोगे पीरियड्स, एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। आपको पता है रोज और कॉलम किसने बताया था? मेंडलीव ने। पर कितनी रो और कितनी कॉलम होंगी, क्योंकि अब 118 एलिमेंट की बात हो रही है ना। अभी भी बेटा अनडिस्कवर्ड एलिमेंट हो सकता है, उसके लिए भी पोजीशन ने भी थोड़ी बहुत छोड़ी हुई है। 18 वर्टिकल कॉलम्स होंगे जिसे आप बोलते हो ग्रुप्स। ठीक है, तो इन्होंने बोला 7 हॉरिजॉन्टल रोज होंगी जिन्हें आप बोलोगे पीरियड्स, एंड 18 वर्टिकल कॉलम होंगे जिन्हें आप बोलोगे ग्रुप्स। ठीक है मैम, तो इस तरीके से इन्होंने रखा, इस तरीके से इन्होंने रखा। जैसे कि आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कॉलम्स हैं जिन्हें आपने नाम दे दिया ग्रुप का। ठीक है, तो ग्रुप्स और कॉलम्स हो गए हमारे पास। ठीक है, ग्रुप 1 का नाम दिया गया एल्कली मेटल। कई लोग पूछते हैं मैम एल्कली मेटल क्यों है इसका नाम, है ना? एल्कली मतलब समझते हो, बचपन में पढ़ के आए हो पिछले साल। क्या होता है एल्कली? एल्कली का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल बेस। तो मैम बेस है क्या मेटल? ये जो आप पहले ग्रुप में रखे हो वो बेस है? नहीं, वो वाटर सोल्यूबल, मतलब उनकी जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड होती है वो वाटर में सोल्यूबल बेस की तरह होती है, तो इस वजह से उनको आप बोलते हो वो मेटल एल्कली मेटल है। नहीं समझे? जैसे कि Al2O3 या AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस। अब ये क्या है? ये एक एल्कली है ना, सॉरी ये एक मेटल है, ये एक मेटल है, एंड इसकी जो बेस है या इसकी जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है वो वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल है, तो इसको एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल की पोजीशन दे सकते हैं हम। ठीक है, तो ग्रुप 1 को नाम दिया गया एल्कली मेटल। ग्रुप 2 को आप बोलते हो बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल। मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको बल्कि ये चीज।
ग्रुप वन ये होते हैं आपके अल्कली मेटल्स, ये होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये सारे होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन क्यों मैम? ये बेटा मेटल्स हैं दोनों के दोनों साइड, इधर आते आते नॉन मेटल्स आ रहे हो, तो एक मेटल से नॉन मेटल में ट्रांजिशन देखा है ना, ट्रांजिशन मतलब बदलाव, चेंज। तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव करो तो बीच में जो चेंजिंग एलिमेंट्स है उनको नाम दे दिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उनको नाम क्या दे दिया? नाम दे दिया मैम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहां से कहां तक है मैम? बेटा ये 3 से लेकर के 12 तक के एलिमेंट्स हैं ग्रुप में, ठीक है मैम। फिर बोरॉन फैमिली आ जाती है, बोरॉन के एलिमेंट्स। फिर कार्बन फैमिली, कार्बन के एलिमेंट्स। ग्रुप 15 को बोलते हो नाइट्रोजन की फैमिली आ गई। ग्रुप 16 को बोलते हो ऑक्सीजन की फैमिली। ऑक्सीजन की फैमिली का भी एक बड़ा फेमस सा नाम होता है चाल्कोजेंस, ठीक है। फिर उसके बाद हेलोजेंस पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे नोबल गैसेस, ठीक है। अभी करते हैं छुट्टी, क्वेश्चन भी कर लेना, उसके बाद आते हैं हमारी नोबल गैसेस, ठीक है। ये वाली चलो स्लाइड में बाद में करा दूंगी अगर आपको लग रहा है। अच्छा, एक और चीज बेटा, पीरियोडिक टेबल में आपको ये 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं, ये क्या है? ये लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड सीरीज है, लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज। ये कहां से आ रही है पता है आपको? कहां से आ रही है ये कहां से आ रही है? लैंथेनम और एक्टिनम से आ रही है, ये लैंथेनम और एक्टिनम से आ रही है। ग्रुप पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 में 2 एलिमेंट, पीरियड नंबर 6 में एक एलिमेंट आता है लैंथेनम और पीरियड नंबर 7 में एक एलिमेंट आता है एक्टिनम। लैंथेनम के अंदर 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो लैंथेनम जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहे होते हैं। लैंथेनम के अंदर 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो एग्जैक्ट डी ब्लॉक के एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहे, तो उन्हें उठा के हमने नीचे रख दिया होता है, जिन्हें हम बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज। एक्टिनम के अंदर 14 एलिमेंट्स आते हैं जिन्हें उठा के नीचे रख दिया, नाम रख दिया एक्टिनॉइड सीरीज। तो लैंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज नीचे बैठी हुई है, नीचे लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज बैठी गई है। ये लैंथेनॉइड सीरीज है, ये एक्टिनॉइड सीरीज है। 14 टोटल बेटा, 14 लैंथेनॉइड्स होते हैं, और 14 एक्टिनॉइड्स होते हैं। 14 लैंथेनॉइड्स होते हैं, एक्टिनॉइड्स 14 एक्टिनॉइड्स होते हैं, ठीक है। लैंथेनॉइड्स कहाँ आ रहे होते हैं? लैंथेनम के अंदर, लैंथेनम कहाँ पे? पीरियड 6 में बैठा हुआ है। ये एक्टिनम के अंदर आ रहा होता है। एक्टिनम कहाँ पे है मैम? ये पीरियड 7 में है, ठीक है। ग्रुप 3 में दोनों, ग्रुप 3 है दोनों का, ठीक है। तो इसके अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। चलो फिर ये वाला बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये वाला आप कर नहीं पाओगे क्वेश्चन। What is the basis for arranging elements in the Mendeleev periodic table? किस बेसिस पे Mendeleev periodic table ने अरेंज किए थे एलिमेंट्स को? ऑप्शन ए इज नंबर ऑफ ABCD, आप ऐसे लिख देना। ऑप्शन ए इज नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, या फिर केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पे। पानू की कसम छुट्टी कर दो मैम, मार डालो, मर जाए कोई नहीं। इधर आओ भाई, इसको बताओ क्या आंसर होगा? ABCD। वेरी गुड, बहुत सारे आंसर्स आ गए। करेक्ट ऑप्शन बी, एटॉमिक मास के बेसिस पे रखा गया है, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, है ना। व्हाट डू पीरियड्स रिप्रेजेंट? वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑप्शन ए रोज ऑफ सिमिलर एलिमेंट, कॉलम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर, या फिर एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक मास। बी इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। वेरी गुड, एक भी गलत आंसर नहीं आया, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, एक भी गलत आंसर नहीं आया। चलो भाई, बोल रहा है कि पीरियड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? ऑप्शन ए सिमिलर रोज, एलिमेंट्स जो हैं वो सिमिलर रोज में जो है। ऑप्शन बी कॉलम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, है ना। ऑप्शन सी एलिमेंट्स ऑफ सेम एटॉमिक नंबर, या फिर ऑप्शन डी एलिमेंट्स ऑफ द सेम एटॉमिक मास। ABCD, बी, ए, डी। अच्छा, इसमें आगे कई सारे गलत आंसर, सी भी आ गए 1-2 तो। चलो भाई, राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज, क्या बताया मैम ने? 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, है ना। 7 हॉरिजॉन्टल रोज। ग्रुप्स होता तो आप बी लिखते, ये ग्रुप्स के लिए है ना। रोज पीरियड्स होते हैं और ग्रुप्स कॉलम्स में होते हैं, ठीक है। ये रोज होती हैं आपकी ऐसे, 7 होती हैं, ये रोज होती हैं, इन्हें आप पीरियड्स बोलते हो। और जो ये होते हैं ऐसे करके, ये 18 होते हैं टोटल, इन्हें ग्रुप्स बोलते हो, ठीक है, कॉलम्स में। चलो, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट डिड मेंडलीव predict the property of which was later discovered as gallium? हाँ जी भाई, दे दो आंसर जल्दी से। गैलियम किसको बोल रहे थे वो? इका एल्यूमिनियम को, इका सिलिकॉन को, इका बोरॉन को, या इका जर्मेनियम को? जल्दी से, गैलियम किसको बोल रहे थे? जो मतलब आगे चल के जिसको गैलियम बोला गया वो क्या था? इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, इका बोरॉन, इका जर्मेनियम। वेरी गुड, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विच इज इका एल्यूमिनियम, है ना। इका जर्मेनियम क्या था? ये क्या था? एक एल्यूमिनियम था, सॉरी एक गैलियम था, और एक अपना जर्मेनियम था।
तो इका सिलिकॉन को आप जर्मेनियम का नाम दे रहे थे और इका एल्यूमिनियम को आप क्या बोल रहे थे कि मैम इका एल्यूमिनियम जो है वो अपना गैलियम है, ये गैलियम था, है ना, ये जर्मेनियम था, ये जर्मेनियम था। ठीक है, ठीक है, इसको एक बार आप सर्च करके आना, बोरॉन को क्या बोलोगे, इका बोरॉन का नाम बताना है। सर्च क्या करना है, मतलब अब तो आप दिमाग में ही समझ गए होगे, बोरॉन के नीचे जो आता है ना, तो आप समझ ही गए होगे, इससे ज़्यादा क्या ही हिंट दे दूं। वेरी गुड, चलो भाई, व्हाट वाज द मेन लिमिटेशन ऑफ डॉबरिनियर ट्रायड? डॉबरिनियर ट्रायड का सबसे मेन लिमिटेशन क्या था? ऑप्शन ए, दे इंक्लूडेड टू मेनी एलिमेंट्स। ऑप्शन बी, दे कुडंट क्लासिफाई ऑल द, बस लास्ट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है ये, या इसके बाद एक और है शायद, ठीक है, देख लेती हूँ, हाँ यही लास्ट क्वेश्चन है। दे कुडंट क्लासिफाई ऑल द नोन एलिमेंट्स, दे वर बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, या फिर दे इग्नोर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। जल्दी से ये आप होमवर्क ले लो, इनफैक्ट होमवर्क ले लो, है ना, अब क्या ही बता दे, इजीएस्ट क्वेश्चन है। क्या था भाई जो लिमिटेशन बन गया डॉबरिनर ट्रायड की? ठीक है, तो ये एक होमवर्क ले लो, बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, आप कर ही लोगे। एक दो क्वेश्चंस और थे बट आप वो कर नहीं पाओगे क्योंकि आपने वो टॉपिक अभी नहीं पढ़ पाए हैं, है ना, दो तीन टॉपिक छूट गए। दो तीन क्या मतलब, ये एक तो पीरियोडिक टेबल का कॉज और नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कल पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, 6 डेज का ये चैप्टर है, मतलब 6 क्लासेस लगेंगी इस चैप्टर में, टोटल 6 क्लासेस इस चैप्टर में लगेंगी। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ ही गया है, तो ठीक है, चाहो तो लिख लेना। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, कुडंट क्लासिफाई ऑल द नोन एलिमेंट्स, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो एज आई सेड 6 क्लासेस लगेंगी, एक क्लास आपकी होगी, 5 क्लास बची हैं, कल एक हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट वीक तक खिंच जाएगा चैप्टर, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। इसके बाद वाला जो वीक आएगा उसमें आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, डाउट सेशन बचेगा तो वो कर लेंगे हम, है ना। तो इसके बाद वाले वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो भाई, दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक अच्छा सा चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, रिवीजन करते रहना। रिवीजन के लिए क्या करना है आपको पता ही है, या तो वीडियो को फास्ट मोड पे देख लेना कल आने से पहले, और या फिर आपने जो नोट्स बनाए, अगर, क्योंकि ये तो तुम्हारा कंफर्मेशन नहीं होता है, अगर नोट्स बनाए तो भाई उससे पढ़ लेना, अदरवाइज पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। एंड अगेन एज आई सेड कि मैंने आपको क्वेश्चंस भिजवा दिए थे चैप्टर, कौन सा चैप्टर था, सेकंड चैप्टर के, तो आई होप सो आप सॉल्व कर रहे होगे, नहीं कर रहे हो तो करने बैठ जाना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी खत्म, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे कल वाली क्लास में। कल आपकी 5 बजे वाली क्लास है, तो कल 5 बजे मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप सो सब कुछ समझ में आ गया होगा, रिवाइज जरूर कर लेना कल आने से पहले, एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। अब मैं जा रही हूँ वो खाने जो तुमने मेंशन किया था।